बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे और साथ साथ दूसरों का भी। आज हम आपसे बात करना चाहते हैं एज ए टीम अबाउट बच्चों के शौक़ और बच्चों के पैशन। हम अपने पैशन और अपने शौक़ के ऊपर तो बहुत तवज्जो देते हैं, लेकिन जहाँ तक बच्चों का सवाल उठता है वहाँ पे हमारा फोकस यही होता है कि बस पढ़ो और वो चीज़ पढ़ो जो हम चाहते हैं। देखिए, स्कूल ईयर्स में तो वही सारे सब्जेक्ट्स, मैथ्स, इंग्लिश, उर्दू, साइंस, ये सब चीज़ें, आर्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी ही होती हैं। लेकिन जब वक्त आता है अपने करियर की सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई करने का, तो तब माँ बाप इंसिस्ट करते हैं कि भाई बेटा साइंस सब्जेक्ट्स ले लो, डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ या बिज़नेस स्टडीज़ की तरफ चले जाओ या मार्केटिंग की तरफ चले जाओ। एक्चुअली सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम अपने ख्वाब, अपनी ख्वाहिशात जो हैं वो अपने बच्चों पे थोपने की कोशिश करते हैं कि भाई मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनाऊँ। अब इट्स ट्रू, मैं जब छोटी थी तो मुझे शौक़ था डॉक्टर बनने का, बट मेरे मार्क्स ऐसे नहीं थे कि मैं साइंस सब्जेक्ट्स लेके आगे साइंस में मतलब वो कर लेती। और वैसे भी मेरा पैशन मीडिया था, लेकिन उसके अलावा अगर पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात होती तो मुझे शौक़ था कि चलो डॉक्टरी कर लूँगी तो लोगों के काम आ जाऊँगी, लेकिन खैर वो चीज़ नहीं हुई। अब मैं ज़बरदस्ती अगर हमज़ा, हसन या नूर बानो को फ़ोर्स करूँगी कि वो साइंस के सब्जेक्ट्स ही पढ़ें और डॉक्टर ही बने, तो देखिए, अगर डॉक्टर अपने काम के बारे में पैशनेट नहीं है, अगर वो दिल से डॉक्टरी के प्रोफेशन की तरफ नहीं आया, तो फिर वो दिल से अपने काम पे फोकस भी नहीं करेगा। और डॉक्टर्स, अगर स्पेसिफ़िकली डॉक्टर्स की बात करें तो बड़ा मुश्किल प्रोफेशन है। आपको दिन रात एक करनी पड़ती है, ना रात की आपको होश होती है ना दिन की होती है। और जब टफ़ टाइम्स आते हैं जैसे कि कोविड या कोई भी पेंडेमिक या एंडेमिक या कोई नेचुरल डिज़ास्टर होता है, तो तब डॉक्टर्स ही फोर फ्रंट पे होते हैं। ये एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, और भी बहुत से बहुत ऑनरेबल प्रोफेशंस हैं। लेकिन ज़बरदस्ती किसी को भी किसी प्रोफेशन की तरफ लेके आने का फ़ायदा कम है और नुकसान ज़्यादा। कुछ बेसिक प्रोफेशंस हैं जिनकी तरफ हर पेरेंट कहता है कि आईटी की तरफ चले जाएं, बिज़नेस की तरफ चले जाएं, डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं। ये कुछ स्पेसिफिक प्रोफेशंस हैं जिन पे हमेशा से माँ बाप का फोकस रहा है कि बस यही काम करना है। लेकिन अगर बच्चे में उस चीज़ का पोटेंशियल नहीं है, एप्टीट्यूड नहीं है, तो एक बुरा डॉक्टर जो है वो लोगों की जान भी लेगा और लोगों का नुकसान भी करेगा। उसी तरह अगर इंजीनियर या आर्किटेक्ट को पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, तो उससे भी लोगों का जानी नुकसान हो सकता है। सो ज़बरदस्ती अपने बच्चों को किसी भी डायरेक्शन में पुश करना अक्लमंदी नहीं है। उस वक्त शायद आपकी वो जो कहते हैं ना, जिस चीज़ पे आप फोर्स कर रहे हैं, शायद वो उस चीज़ की तरफ चले जाएं, लेकिन बाद में वो रिग्रेट करेंगे। हमने बहुत से लोगों को देखा है जिनके पेरेंट्स ने उनको पुश किया कि भाई ये करना है, ये करना है। उन बच्चों ने चलो उसके ऊपर तवज्जो भी दी, आगे जाके उन्होंने, डॉक्टर्स ने अपने प्रोफेशंस चेंज करके मीडिया में आए हैं। हमारी मीडिया इंडस्ट्री में इंजीनियर्स हैं, वकील हैं, एक्टर, मतलब बहुत से एक्टर्स और डायरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली ये पढ़ के आगे निकले थे और फिर चले वो उसी डायरेक्शन में गए जिसमें उन्होंने जाना था। तो अगर वो जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उसी से रिलेटेड पढ़ाई करते, तो जिस फील्ड में है उसमें और भी ज़्यादा उनको कामयाबी मिलती। देखिए व्यूअर्स, किसी को भी किसी भी चीज़ पे फोर्स करना ज़्यादती है। बच्चे ज़रूर हमारी औलाद हैं, हम उन्हें बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो इंडिविजुअल्स हैं। जैसे कि हम एक इंसान हैं, उस तरह वो भी हमसे मुख्तलिफ एक इंसान है। ज़बरदस्ती किसी को भी सूट नहीं करती, कोई भी इंसान ज़बरदस्ती को एंजॉय नहीं करता। और फिर बाद में वही वाली बात है, बदमज़गियाँ, बच्चों के रिग्रेट्स, माँ बाप को कहना मैं तो ये करना चाहता था या करना चाहती थी, आपने ज़बरदस्ती करा दिया। इस किस्म के मामलात जो हैं वो बड़े नेगेटिव होते हैं। मैं ऐसी डॉक्टर्स को जानती हूँ, फीमेल डॉक्टर्स को, जो अब इंजीनियरिंग, जो अब आ गई हैं एक्टिंग की तरफ और होस्टिंग की तरफ। और जब मैं उनसे पूछती हूँ कि योर डॉक्टर टाइम कैसे मिलता है, तो कहते जी अब हमने वो तो छोड़ ही दिया है काम, बिकॉज कभी उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं थे। अम्मी ने फ़ोर्स किया, अब्बू ने किया, दादा अब्बू ने फ़ोर्स किया, तो इसलिए ज़बरदस्ती हमने कर लिया। तो ज़बरदस्ती ना करें। आज इस टॉपिक पे बात करने का रीज़न भी ये है कि 3 सेट्स ऑफ यूनिक लोगों से हम आपकी मुलाकात कराएंगे। वो तीनों जो हैं बहुत इंटरेस्टिंग और डिफरेंट काम कर रहे हैं। और देखें, ज़माना बदल गया है। पहले ये होता था कि कोई काम करे ताकि कहीं पे नौकरी कर लें, लेकिन अब
नौकरी से ज़्यादा लोग अपनी बिजनेसेस की तरफ जा रहे हैं और बहुत से यंग लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं अपने करियर चॉइसेस में, जैसे कि लोगों ने बेकिंग की बिजनेसेस खोली हुई हैं, उसके अलावा लोगों ने हैंडीक्राफ्ट्स के काम स्टार्ट किए हुए हैं, ऑनलाइन लोगों ने पीआर कंपनीज़ ऑनलाइन एंड अदरवाइज़ ऑल्सो खोली हुई। इतनी ज़्यादा ऑप्शंस आ गए हैं कि अब किसी को भी अपने आप को लिमिट करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई हमने ये काम करके फिर नौकरी ही करनी है। आप अपने बॉस भी बन सकते हैं। भाई गेमर्स को देखें, हम लोग पहले कितना डांटते थे बच्चों को कि वीडियो गेम्स ही खेलते रहते और कुछ नहीं करते। अभी भी खैर मैं यही कहती हूँ कि वीडियो गेम्स एक हद तक खेलनी चाहिए, लेकिन जो गेमर्स हैं वो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं अपनी गेमिंग के थ्रू। यूट्यूब के ऊपर लोगों ने हज़ारों किस्म के अपने चैनल्स खोले हुए हैं और उसके थ्रू वो अच्छी खासी इनकम अर्न कर रहे हैं। अब वो टीवी और स्क्रीन के मोहताज नहीं है, अब वो आपके टैब या लैपटॉप या आपके मोबाइल के ऊपर आप तक पहुंच जाते हैं और अगर उनका अच्छा कंटेंट है या मज़े का कंटेंट है तो हर कोई देखता है। सो बहुत से प्रोफेशंस हैं जिसमें आप जा सकते हैं, बहुत सी बिजनेसेस हैं जो आप स्टार्ट कर सकते हैं। किसी को अगर आईटी या सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग की फील्ड में जाना है तो उसको लोग अगर ज़बरदस्ती फ़ैशन डिज़ाइनिंग की फील्ड में भेज देंगे तो उनको नुकसान ही होगा, एक टाइम वेस्ट होता है ना। आजकल 20-22 साल के यंग लोग जो हैं सक्सेसफुल बिजनेसेस चला रहे हैं क्योंकि उनके माँ बाप ने और उनके फैमिली मेम्बर्स ने उनकी सपोर्ट की और उनको पुश किया उस डायरेक्शन में। सो हमें अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, उनके जो इंटरेस्ट हैं, उनके जो पैशंस हैं, उनमें उनकी सपोर्ट करनी चाहिए और देखना चाहिए कि भाई देखें, अब ऑब्वियसली अगर कोई बच्चा सिंगिंग की तरफ आना चाहता है और उसको सुर ताल का बैलेंस ही नहीं पता और आप उसको सिंगिंग लेसन्स भी दिलाएं लेकिन आवाज़ में वो पावर नहीं है या पोटेंशियल नहीं है, तो फिर मैं समझ सकती हूँ कि आप सिंगिंग की तरफ मना करें कि बेटा तुम्हारी आवाज़ या तुम्हारा गला इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। एक्टिंग की तरफ अगर कोई आना चाहता है लेकिन उसमें वो टैलेंट ही नहीं है, कोई बेकिंग करना चाहता है लेकिन वो एक्चुअली अपनी हद तक तो ठीक चीज़ बना लेता है लेकिन सेल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बना सकता, तब मैं अंडरस्टैंड करती हूँ, लेकिन उनको कम से कम मौका तो दें अपना पोटेंशियल शो करने की। ये आज की हमारी रिक्वेस्ट है। 042992000648 पे आप कॉल कर सकते हैं अगर आपने भी कोई ऐसा काम या कोई ऐसी चीज़ की है जिस पे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं कि आपने किसी एक फील्ड में पढ़ाई की हो लेकिन आप किसी और डायरेक्शन में गए हैं, तो ज़रूर कॉल कीजिएगा। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। आइए बढ़ते हैं, राहिला रशीद साहिबा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप ये बड़े गौर से सुन रही थी। अब देखिए आपके बेटे जो हैं बहुत बेहतरीन शेफ़ हैं, बिल्कुल, और बहुत बेहतरीन अपनी एक बिज़नेस वो चला रहे हैं और बड़ी कामयाब बिज़नेस चला रहे हैं फूड की। ऐसे ही है, शुरू में तो हमें भी और इवेंट मैनेजमेंट भी कर रहे हैं साथ साथ। जी बिल्कुल। और पढ़ाई उसने क्या की थी? FSC किया, फिर हमने कोशिश की कि BBA करे, MBA करे, लेकिन उसका इंटरेस्ट नहीं था तो उसने बीच में ही छोड़ के तो अपना कॉथम से जो है ना हॉस्पिटैलिटी और होटल मैनेजमेंट का कर लिया और माशाल्लाह बहुत अच्छे से जो है ना अपना काम चला रहा है, अपनी बिजनेस भी चला रहा है। मतलब एक तो अपना उसका रेस्टोरेंट का काम है वो भी है, साथ साथ इवेंट मैनेजमेंट भी कर रहा है। सो यू नो ऐसन भी तो देखें, वही वाली बात है ना, हम कुछ सोचते हैं हाँ नहीं, लेकिन बच्चे भी तो इंडिविजुअल्स हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। बेटी का भी था, जैसे मुझे बहुत शौक था वो डॉक्टर बने, लेकिन उसको साइकोलॉजी पसंद थी, हमने भी फिर फोर्स नहीं किया, तो वो बड़े अच्छे माशाल्लाह अपनी यूनिवर्सिटी में टॉप पे जा रही है। बिल्कुल। अच्छा, तो रेसिपी की तरफ जी, आज हम बना रहे हैं आलू कीमा। आलू जी, कीमा बीफ का है और इसके बच्चे बड़े का फेवरेट जी आलू कीमा। जी, तो आलू कीमा के लिए हमें चाहिए कीमा 1 किलो, आलू 1 किलो, प्याज 5 अदद, तेल 1 कप, अदरक पेस्ट 2 खाने के चम्मच, लहसुन पेस्ट 2 खाने के चम्मच, टमाटर 4 अदद, हरी मिर्च 5 अदद, सुरख मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, हल्दी पाउडर 1 खाने का चम्मच, ज़ीरा 2 चाय के चम्मच, बड़ी इलायची, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, हरा धनिया गार्निश के लिए। कीमे को हम अच्छे से गोश्त धो के कीमा कर लेंगे, उसके बाद कीमे को गिला लेंगे, थोड़ा सा उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट और प्याज डाल के, नमक, हल्का सा नमक डाल के, और उसके बाद हम इसको जैसे भुनेंगे, प्याज ब्राउन करेंगे, उसके बाद लहसुन अदरक उसमें डालेंगे, टमाटर डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे और उसको आलू काट के डाल के अच्छी तरह भून के, फिर कीमा तो हमारा तकरीबन गला हुआ है वो डाल के हम उसको भून लेंगे। और फिर अगर आपने थोड़ा सा उसमें पानी डालना है, थोड़ा
बना के ग्रेवी। कुछ लोग ज़रा ग्रेवी वाला पसंद करते हैं, हमारे घर में जो है वो खड़ा खड़ा ही बनता है। जी जी जी। तो इस तरह हमारा आलू कीमा तैयार हो जाएगा। और उसके साथ हम रायता और सैलड है जी। रायते में ज़ीरा, काले मिर्च, आप प्याज काट के डाल दें, खीरा डाल दें, और सैलड तो जो है ना सारी जो खीरा वेजिटेबल्स हैं उनको कट करके डाल दें। बिल्कुल। थैंक यू सो मच आप ही। चलिए व्यूअर्स, हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, सबसे पहले तो हम गुफ्तगू करेंगे दिल के अमराज से रिलेटेड। आजकल बहुत कॉमन है कि लोग कहते हैं कि एंजाइना की प्रॉब्लम हो रही है, हार्ट अटैक हो रहा है, स्टंट डल गया है। तो दिल की जो प्रॉब्लम्स हैं उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। हमें पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से कार्डियोलॉजिस्ट ज्वाइन करेंगे, उनसे हम डिटेल्स लेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि कैसे रिकग्नाइज़ करें कि हमारे घर में किसी को दिल की प्रॉब्लम या हार्ट अटैक हो रहा है, ताकि बर वक्त प्रॉपर टाइम पे हम उनको हॉस्पिटल तक पहुंचा सकें। ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमें ज्वाइन किया है ब्रेक के बाद एक बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनालिटी ने, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर आमिर हुसैन बंदेशा हमारे साथ हैं। आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं एट द पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी। आज डॉक्टर साहब को बुलाने का मेन रीज़न यही है व्यूअर्स कि हार्ट अटैक से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन दें, और जो कॉमन दिल के अमराज हैं उनसे रिलेटेड हमें आगाही दें। और अगर खुदा न खास्ता किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, हमें ख़ुद को या किसी और को, तो हम उसे रिकग्नाइज़ कैसे करें। बच्चों को भी अगर 10-12 साल 8 साल, हमने तो बाहर के मुल्क में ऐसे भी देखे कि 8-8 साल के बच्चों ने अपने फादर को या मदर को हार्ट अटैक होते हुए देखा, फ़ौरन 911 को कॉल की और इमीडिएट जो है उनको हेल्प दिलाई। तो अगर हम अवेयरनेस ख़ुद भी हासिल करेंगे और घर वालों को भी देंगे, तो हम किसी मेजर ट्रेजेडी से बच सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो शुक्रिया, अपने कीमती वक्त में से आपने वक्त निकाला। आई नो कि यू आर वेरी वेरी बिजी, बट ये भी एक ज़रूरी काम है पब्लिक सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताएं कि सबसे कॉमन दिल के अमराज, दिल की डिजीज़ क्या हैं पाकिस्तान में? जी, दिल के अमराज में जो आम तौर पे एक इम्प्रेशन लिया जाता है वो एंजाइना या हार्ट अटैक को ही मेजर दिल की तकलीफ़ समझा जाता है। अच्छा। इसके अलावा ब्लड प्रेशर है, पैदाइशी नुक्स हैं, या दिल के वेल्व जो हैं उनकी बीमारियां हैं, दिल की झिल्लियों की बीमारियां होती हैं। लेकिन आम तौर पे 80-90% हमारी सोसाइटी में जो है वो जो एंजाइना या हार्ट अटैक है उसको ही मेजर दिल की तकलीफ़ के तौर पर लिया जाता है। डॉक्टर साहब, एंजाइना क्या है और हार्ट अटैक क्या है? ये आपने दोनों को सेपरेट चीज़ें कहा, तो ये दोनों मिलती जुलती चीज़ें हैं। आम अगर किसी शख्स के लिए समझाना हो तो अगर किसी को चेस्ट पेन है या छाती में बोझ है, घुटन है, दर्द है, किसी के जबड़े भारी हो जाएं चलते चलते या बैठे बैठे, खाना खाने के बाद ख़ास तौर पे किसी के कंधे शैल हो जाएं, तो ये दिल की तकलीफ़ की अलामत होती हैं। डॉक्टर साहब, अब मुझे लग रहा है कि मुझे भी दिल की तकलीफ़ होती है। नहीं, ऐसे नहीं है। उसमें देखें, जो समझाने का मकसद है वो ये है कि इसको इग्नोर ना करें। अच्छा। आपने किसी भी फौरी तौर पे जो मेडिकल आपको एड या हेल्प अवेलेबल है आपके अवेलेबल रिसोर्सेज में, आप वहाँ पे जाके अपने डॉक्टर को चेक कराना है। और फिर उसके बाद डॉक्टर ट्रेंड होते हैं कि वो अगर कार्डिक डिजीज़ नहीं है, बाज़ का सर्वाइकल पेन इस तरह से आती है जैसे वो कंधों में आ रही होती है या आगे पीछे चेस्ट पे आ रही होती है, गर्दन के मोरों की दर्द, या बाज़ का स्टमक की दर्द ऐसे आती है। लेकिन दिल की तकलीफ़ को ऐसे महसूस होता है जैसे गैस हो रही है। हाँ, और वो बोझलपन हो जाता है, बोझलपन हो रहा होता है, और लोग अक्सर उसको गैस की प्रॉब्लम समझ के। ऐसे नहीं करना चाहिए। हमारे पास बहुत से मरीज़ ऐसे आते हैं जो स्टमक की दवाइयाँ और मैदे के जो सिरप हैं वो ले रहे होते हैं, लेकिन अंडरलाइंग उनको जो है वो कार्डिक रीज़न होती है। इस चीज़ को जो हम टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं एंजाइना इक्विवेलेंट, कि दिल की तकलीफ़ से मिलते जुलते जो हैं वो सिम्टम्स आ रहे हैं। इसमें जो अहम चीज़ को डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है कि दिल की तकलीफ़ और मैदे की तकलीफ़ दोनों ज़ाहिर है इंसान के जिस्म के हिस्से हैं। लेकिन डॉक्टर साहब देखें, अगर आपको मिलती जुलती भी कोई चीज़ हो रही है तो अक्लमंदी का तकाजा तो यही है, जाके चेक करा लें। हाँ जी, रूल आउट अगर मतलब देखें व्यूअर्स, प्लीज़ ये एक रिक्वेस्ट है सबसे। बहुत से ऐसे केसेस को जानते हैं कि जिन्होंने कहा कि हो रहा है, ऐसा हो रहा है, घर वालों ने कहा चले डॉक्टर पे ले जाए, नहीं सो जाऊँगी तो सो जाऊँगा या सो जाऊँगी तो ठीक हो जाऊँगी, फिर वो उठते ही नहीं है अगले दिन।
इग्नोर नहीं करना चाहिए। एक्चुअली जब आप इग्नोर करते हैं, चेक करा लें, डॉक्टर्स जो हैं मतलब इमरजेंसी में चले जाएं, अगर नहीं होगा कोई इशू आपको घर भेज देंगे, ना कि अपने खानदान को आप इतनी अजियत और तकलीफ से गुजारें कि वो आप फिर दुनिया में ही ना रहें। जी अल्टीमेटली इवन मौत तो खैर बहुत एक्सट्रीम है, बहुत सारे लोग जो हैं वो मौत के मुंह तक अगर नहीं भी पहुंचते तो आपका अगर डैमेज हो जाता है, डैमेज हो जाए, दिल के पट्टे कमज़ोर हो जाएं, तो वो ज़िंदगी बहुत मिजरेबल हो जाती है। तो इसलिए इन टाइम आपको मेडिकल हेल्प लें, आप रेस्क्यू को कॉल करें और आप फौरी तौर पे करीब तरीन जो गवर्नमेंट की सहूलत है वहाँ पे जाएं, और बड़ा इजीली ये चीज़ें रूल आउट हो के वो प्रॉपर आपको रेफ़र कर देते हैं जहाँ पे आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट ट्रीटमेंट पाकिस्तान के हिसाब से मिलती है। तो ये एक अहम तरीका है वहाँ तक पहुँचने का। डॉक्टर साहब, हार्ट अटैक होता क्या है? दिल को होता, मतलब अगर आप टेक्निकल मतलब समझ रहे हैं ना कि वो दिल को ऐसा होता क्या है जो वो उसको अटैक हो जाता है? हार्ट अटैक बेसिकली दिल को यूं समझे कि गुब्बारा है, उसकी शरियानें हैं जो उसको खून सप्लाई करती हैं जी। तो उनमें से किसी भी शरियान का ब्लॉक हो जाना, वहाँ पे क्लॉट आ जाना, उसका खून का रुक जाना जो है, इसको हार्ट अटैक करते हैं। और उसमें अगर खून मुकम्मल तौर पे बंद हो जाए तो वो जो एरिया है वो डेड हो जाता है, वो स्कार बन जाता है। तो ये एक सीरियस बीमारी है, और ये सीरियस इसलिए भी है कि इसमें मौत के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और दुनिया भर का जो डाटा है, 50% लोग हार्ट अटैक के बाद हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते, और ये उन मुल्कों का डाटा है जहां एयर एम्बुलेंसेस मौजूद हैं। और हमारे जैसे मुल्क में जहां पे हालात पहले ठीक ना हों, सड़कों पर रश हो, तो इसमें ये रेशो और भी ज़्यादा। तो इसलिए जब भी आपको तकलीफ़ हो, फौरी तौर पर आपने फ़र्स्ट एड के तौर पर करीब तरीन हॉस्पिटल से रजू करना, ताकि आप देर ना करें। भाई 1122 को कॉल कर दें, वो आपके पास विद इन फ्यू मिनट्स पहुँच जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि हार्ट अटैक के एग्जैक्टली सिम्टम्स क्या हैं? अगर एक दफ़ा फिर से हमारे व्यूअर्स को क्लियरली बता दें कि अगर आपको ये हो रहा है तो फ़ौरन इमरजेंसी कॉल करें, या इमरजेंसी में पहुंचें, या 1122 को कॉल करें, या एम्बुलेंस करें। देखिए, जो मैं आमतौर पे कहता होता हूँ कि फिल्मी हार्ट अटैक रियल लाइफ में नहीं होता, जिसमें हीरो इधर से छाती पकड़ता और गिर जाता। आपके जिस्म के ऊपर गैर मामूली पसीना आ जाना, 10 दिन पहले ही आपकी बॉडी को पता होता है कि इसको हार्ट अटैक होने वाला है, ये सच है? ऐसी नहीं कोई बात। आमतौर पे सिम्टम्स चल रहे होते हैं जो मास्क कर रहे होते हैं ना लोग, तो ये सडन भी हो जाता है और ग्रेजुअल भी एंजाइना चल रहा होता है जो मेजर हार्ट अटैक की शक्ल में आके जाहिर होता है। तो अगर छाती का बोझलपन हो, आपकी चेस्ट में पेन है, आपका छाती जकड़ी गई है, लोग कहते हैं लेफ्ट साइड पे दर्द हो, तो आमतौर पे कॉमनली लेफ़्ट में आता है, लेकिन अगर दोनों बाजू भारी हो जाएं, इवन बाजुओं में भी अगर बोझ आ जाए तो ये दिल की तकलीफ़, इवन कुछ लोगों को जो है वो जबड़े पकड़े जाते हैं, इधर से भारीपन आ जाता है, कंधों के ऊपर बोझ आता है, आपके जिस्म पे अनयूजुअल स्वेटिंग हो जाए, तो ये सारे दिल की तकलीफ़ की अलामात हैं। ठंडे पसीने, हाँ जी, फ़ौरी तौर पर आपको ECG करानी चाहिए और आपके करीबी जो दिल की अवेलेबल सहूलत है वहाँ पर आपको रब्ता करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, हार्ट अटैक के रीज़न्स क्या होते हैं? अब ये तो आपने बता दिया कि शरियानों को तंग होना और ये सब चीज़ें, लेकिन उसके हम लोग ऐसा क्या कर रहे होते हैं जिसकी वजह से हम हार्ट अटैक तक पहुंच जाते हैं? आप समझ रहे हैं ना? मैं 20 साल से PIC में हूँ, और हमने जो ड्रास्टिक चेंज देखी है अपनी सोसाइटी में, ये बड़ी मिजरेबल है, और उसके ज़िम्मेदार हम सब हैं। सोसाइटी है, माँ बाप हैं, स्कूल है, हमारे मदरसे हैं, हमारा एजुकेशन सिस्टम है, क्योंकि बच्चों को अब होना शुरू और हमें ये पता नहीं होता कि हम बच्चे पैदा क्यों कर रहे हैं। एक तरह सीरियस सोशल इशू है कि हमें ये नहीं पता कि हमने बच्चों को खिलाना क्या। जो हार्ट अटैक की बेसिक रीज़न्स हैं उसमें शुगर है, मोटापा है, सिगरेट पीना है, ब्लड प्रेशर है, और लिपिड्स जो आपके कोलेस्ट्रोल या आपके LDL के कंपोनेंट हैं उनका ज़्यादा हो जाना है। और इससे भी सबसे स्ट्रॉन्ग जो होती है वो फैमिली की हिस्ट्री है। फैमिली के अंदर अगर माँ बाप में से किसी को दिल की तकलीफ़ है या फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में, तो वो आगे जेनेटिकली आगे बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र होती है। तो ऐसी फैमिलीज़ को चाहिए कि वो कज़न मैरिजेस ना करें, वो अपने ख़ानदान से हट के इन्वेस्टिगेट करके ऐसी फैमिलीज़ में शादियाँ करें कि जहाँ पे दिल की तकलीफ़ ना हो। क्योंकि मैं ऐसे माँ बाप से पूछता होता हूँ कि आपको बच्चों से कितना प्यार है, वो कहते हैं बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा आपने एक अनजाने में अपने बच्चों को 50% बीमारी पैदाइश से पहले ट्रांसफ़र कर दी। तो ये बड़ा सीरियस इशू है। इसमें फैमिलीज़ के अंदर अगर बीमारी रन करे तो उनको आपस में कज़न मैरिजेस नहीं करनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब चलें, अब अगर ऐसा हो गया, राइट, या मतलब जो भी मामलात हैं, खाने पीने की आप एक बात कर रहे थे, मैं चाह रही थी आप ज़रा उस बात को क्लियर करें, क्योंकि लोग अक्सर कहते हैं दिल का पेट से क्या ताल्लुक है? पेट एक मुख्तलिफ ऑर्गन है, दिल एक बिल्कुल फ़र्क चीज़ है। बहुत गहरा ताल्लुक है। देखें, कुछ चीज़ें होती हैं जो मॉडिफाइबल हैं, कुछ मॉडिफाइबल नहीं है। जैसे पेरेंट्स मॉडिफाइबल नहीं है, वो बच्चा नहीं अब चेंज नहीं कर सकता, चॉइस नहीं हमारे पास।
जो मॉडिफाइबल हैं उसमें शुगर है, ब्लड प्रेशर है, मोटापा है और खुराक है। और एक्सरसाइज देखें, एक्सरसाइज। आजकल बच्चे, मैंने ना अपने बेटे को एक दिन ना, ये बल्कि उसी की घड़ी है जो जिसको वो जिसमें मतलब स्टेप्स वगैरह होते हैं, मैंने ना एक दिन उसको बनाई और उसको ना अपने फ़ोन के साथ सिंक कर दिया। डॉक्टर साहब मैं हैरान थी कि 2200 से ज़्यादा वो स्टेप्स नहीं चल रहा था। मैं कहा पुत्र कोई हिलजुल, कोई मूवमेंट, यू आर 17 ईयर्स ओल्ड। फिर उसको ज़बरदस्ती स्क्वाश में डाला, उसको ज़बरदस्ती जो है वो कहा कि भाई तुम एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो चलो थोड़ी देर ट्रेडमिल पे ही वॉक कर लिया, कुछ चहलकदमी कर ले भाई। ये हम सबको करना चाहिए ना, सिर्फ आपको नहीं, ये हम सबको, और पेरेंट्स इसमें नहीं, मैंने अपने बेटे का बता रही हूँ। 2200 कदम, 2000 कदम, 2200 कदम 2000 कदम क्या होते हैं डॉक्टर साहब? यानी कि हम हिल ही नहीं रहे। हाँ। और कहाँ हम लोग, अगर हम अपनी हिस्ट्री को देखें तो हम हंटर्स एंड गैदरर्स थे। ख़वातीन गैदरिंग करती थी, मर्द हंटिंग करते थे, 24 घंटे घूमते फिरते थे। इसीलिए पुरानी जब आप इमेजेस देखें तो बड़े मस्कुलर बॉडीज होती बहुत थी, कम होती थी और लीन होते थे। हाँ जी, दिल की तकलीफ कम होती थी और उसकी वजह ये थी कि लोग एक्टिव थे। और जो खुराक का आपने अभी जिक्र किया, खुराक हमारी जो दिल की तकलीफ़ है इसका बहुत अहम कंपोनेंट है। इसमें एक तो ये है कि खाना क्या है। सेहतमंद खुराक ये है, मैं मोटी सी बात मरीज़ों को समझाता हूँ कि जो अल्लाह ताला ने बनाई, जो इंसान ने बनाई है, जो इंडस्ट्रियल सोर्स है, उसमें आप ग्लूकोज कह लें, आप चीनी कह लें, आप फास्ट फूड कह लें, आप बर्गर्स कह लें, आप पिज़्ज़े कह लें, चीज़ कह लें, ये चीज़ें हमारे लिए सेहतमंद नहीं हैं। और ये प्री कुकड होती हैं, ये फ्रेश कुक नहीं होती। हमेशा जब खाना खाएं तो फ्रेश खाना खाएं। आप जब टाइम की जल्दी में जाके जल्दी 5 मिनट के बाद कढ़ाई या कोई फास्ट फूड खाते हैं, वो प्री कुकड है, उसमें जो ऑयल है वो ऑलरेडी एक ख़ास टेम्परेचर को बर्दाश्त कर चुका है। उसको जब आप दोबारा रीहीट करके फ़ौरी तौर पे देते हैं तो वो जहर की शक्ल इख्तियार कर जाता है। डॉक्टर साहब आपके अस्पताल में मुझे याद है कि हम लोग किसी और को मिलने के लिए गए हुए थे फैमिली में, तो आवाज़ ना किसी के लड़ने की आई। गेट पे गए तो गार्ड जो है वो मना कर रहा था कि जी आप ये पिज़्ज़े अंदर नहीं लेके जा सकती। उसने कहा मैंने लेके जाने, मेरे हस्बैंड ने कहा। अच्छा, हस्बैंड जो है उसी एरिया, उसी वार्ड में था जिसमें हम थे, और हस्बैंड को अभी एंजाइना का अटैक हुआ था और उसको खाने पीने की उन्होंने अभी इजाज़त दी थी, तो उसकी वाइफ ने उसके लिए पिज़्ज़ा मंगवाया, क्योंकि मियाँ ने कहा ना भाई हमारा क्या, हम अपने घर वालों को, मतलब आप सोचें कि किसी को अभी हार्ट का इशू है और उसने कहा है मैंने पिज़्ज़ा खाना है, तो उसकी वाइफ ने पिज़्ज़ा मंगा दिया। कहीं हमें भी तो फिर कंट्रोल करना पड़ता है ना। इसमें जो चीज़ वगैरह यूज़ करते हैं वो दिल के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। डॉक्टर साहब हार्ट अटैक के बाद उनकी मिसेज ने जब उसको खाने पीने की इजाज़त दी, उसके लिए पिज़्ज़ा मंगाया और उसको डब्बे वाले जूस पे ला रही थी वो, और वो लड़ रही है गेट पे और गार्ड कह रहा है कि जी आप ये नहीं अंदर लेके जा सकती मैडम, इजाज़त नहीं है। इसमें हमारा अलमिया डुअल है, हम डुअल जो है नुकसान से गुजर रहे हैं। मतलब गार्ड को घर वालों से ज़्यादा टेंशन है। सोचिए पूरी दुनिया में ना देखें अवेयरनेस होती है कि हम जो खा रहे हैं ये सही है या गलत है। हमारी जो अलमिया है, हम खा रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं होता ये ठीक है या गलत है। पूरी दुनिया में लोग नुकसान करते हैं, लोग ड्रिंक कर रहे होंगे, स्मोकिंग कर रहे होंगे, लेकिन उनको पता होगा ये नुकसानदेह। हमारे यहाँ एक फ़ैशन के तौर पे और देखा दिखाई के अंदर एज बीइंग मॉडर्न होने के चक्कर में लोग खाते रहते हैं और वो अल्टीमेट जो है वो नुकसानदेह होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी इजाज़त से हम एक ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आजकल बहुत ज़्यादा बच्चों में हार्ट अटैक की बात हो रही है, तो एज ए सोसाइटी पेरेंट्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ क्या रोल अदा कर सकते हैं, और न्यू बॉर्न बच्चों में जो दिल के प्रॉब्लम्स होते हैं वो क्यों हो जाते हैं, ये हम जानेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर आमिर हुसैन बंदेशा हमारे साथ हैं। आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं द पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी। डॉक्टर साहब इज़ बिन वेरी काइंड, उन्होंने हमें गाइड किया हार्ट अटैक और एंजाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको फिर रिमाइंड करना चाहूँगी व्यूअर्स, अगर किसी को वो सारे सिम्टम्स हों जो डॉक्टर साहब ने डिस्क्राइब किए हैं 2 दफ़ा ब्रेक से पहले, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें। अगर आपका अपना हार्ट का डॉक्टर है तो उनसे रुजू करें, लेकिन जब हार्ट अटैक हो रहा होता है उस वक्त डॉक्टर से कांटेक्ट करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि इमरजेंसी पहुंचे, और ऐसी जगह की इमरजेंसी पहुंचे जहां पे हार्ट की एक्सपर्टीज़ हो। PIC जिस तरह लाहौर में बेस्ट प्लेस है।
हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों की इन्होंने जानें बचाई हैं। मेरी अपनी फैमिली के बड़े लोग जो हैं वो PIC गए हैं इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। एंड मैं ये कहती हूँ अल्लाह ज़िंदगी दे, मेरे अब्बू भी जब ज़िंदा थे तो उनको हार्ट का इशू हुआ, उनका बाईपास भी PIC में ही हुआ था और उनका अर्ली 40s में हुआ था। उनको कोई कंजेनिटल हार्ट प्रॉब्लम था जिसका पता ही नहीं था, तो वो जब पता चला कि ये इनको इशू है तो फिर उनका वहाँ पे हुआ। सो इट्स अ ग्रेट प्लेस। लेकिन डॉक्टर साहब, अनफॉर्चुनेटली जो आपने एक बात टच अपॉन की, आजकल हम बच्चे बड़े देख रहे हैं PIC के अंदर। एक्चुअली दुनिया भर में अभी भी आज भी आप हार्ट अटैक की रेशो देखें तो आमतौर पे 45-50 साल के बाद है। पहले यही होता था तो अब जो रिसेंट इरा के अंदर चेंज आई है पिछले 8-10 साल के अंदर, जब से ये फास्ट फूड और इनएक्टिव लाइफस्टाइल, मोटापा बढ़ा है, तो इसमें यंग बच्चे इवन 15, 16, 18 साल के जो यंग लोग हैं वो भी हार्ट अटैक के साथ आ रहे हैं। और ये बड़ा अफसोसनाक है हमारे लिए और हमें बड़ी तकलीफ़ होती है इस चीज़ पे कि हम इस चीज़ का जो हमारा तालीमी निज़ाम है या माँ बाप हैं या मदरसे हैं, हम वहाँ पे ये अवेयरनेस नहीं दे पा रहे। तो डॉक्टर साहब तो क्या करें? आप एज अ डॉक्टर अगर आपके कंट्रोल में होता तो आप पेरेंट्स, मुझे तो अगर कोई सोसाइटी में क्या करते? आप देखें, एक निकाह से पहले एक 100 सफ़ों की जो किताब है ना वो लाजमी कर दें। आपको पता है, ये आपने मेरे दिल की बात की है। मैं अक्सर ऑन एयर कहती हूँ कि अगर गाड़ी चलाने के लिए, बाइक चलाने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत है तो शादी के लिए भी लाइसेंस होना चाहिए, जिसमें नफ्सियात, मेडिकल, आपका पूरा चेकअप, खुराक और आपका आपस में क्रॉस मैचिंग। ब्लड के 100 मसाइल होते हैं, थैलेसीमिया कितना कॉमन है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं उसमें हमारा आता है। लेकिन चलें, ये गवर्नमेंट के लेवल की बातें हैं, इसमें मज़हब और सारी चीज़ें आ जाएंगी। एटलीस्ट हम अपने स्कूल्स के अंदर अपने करिकुलम को डिज़ाइन कर सकते हैं। हम जहाँ पे बैठे हैं वहाँ पे इन चीज़ों को हम डिस्करेज करें। अपने घर के अंदर हम ये बात करें कि ये जो इंडस्ट्रियल सोर्स ऑफ फूड है, जो फास्ट फूड है, जो रीहीटेड खाने हैं, उनको हम जहर को ना खाएं। हम फ्रेश कुदरती खाना खाएंगे तो हम बिल्कुल सेहतमंद रहेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत से स्कूल्स ने अब कैंटीन सिस्टम बंद कर दिया है। वो लंच एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करते हैं और कहते हैं हम खुद लंच देंगे स्कूल में। तो एटलीस्ट ये एक अच्छी चीज़ हो गई है। लेकिन वही वाली बात है ना, माँ बाप बैग के अंदर डाल के दे देते हैं जूस और चिप्स का पैकेट। चिप्स और जूस का पैकेट डाल के बच्चे के बैग में आप उसको क्या बेनिफिट दे रहे हैं? उसको पानी की बोतल दें साथ में, अगर आपने देने तो उसको एक किसी चीज़ के अंदर, अब गर्मी होती है, दूध भी नहीं आप दे सकते, मतलब टेम्परेचर कंट्रोल बॉटल्स होती है, उसमें आप मिल्क दे दें, मिल्क, बनाना एंड डेट का शेक बना के डाल दें। थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत है ना, डब्बा आसान है, बस डाल दिया। फ्राइड चीज़ें नहीं देनी चाहिए। और बाय द वे डब्बे के भी जो दूध फ्लेवर्ड होते हैं वो भी हेल्दी नहीं होते, चीनी से भरे हुए होते हैं। हमें फ्राइड चीज़ें नहीं देनी चाहिए। और बच्चों में अगर बहुत छोटे बच्चे हैं उनमें आमतौर पे पैदाइशी जो नुक्स होते हैं कि दिल के अंदर सुराख है, दिल की पोजीशन ठीक नहीं है और कोई एरिया जो है वो मिसिंग है, वो एक टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट है जिसको पीड्स के जो डॉक्टर्स हैं और पीड्स के हॉस्पिटल जो हैं, ख़ास तौर पे लाहौर में चिल्ड्रन हॉस्पिटल हमारा जो है वो स्टेट ऑफ आर्ट सेंटर है पूरे पाकिस्तान का। तो लेकिन डॉक्टर साहब कहते हैं कि ये जो दिल के अंदर सुराख और इस किस्म की चीज़ें बच्चों में आ जाती हैं, ये भी कज़न मैरिजेस जी, इसमें अगर क्या है? फीमेल कंसीव कर रही है आफ्टर 35, लेट जो लोग शादी करते हैं उसमें बड़ा कॉमन है, और कज़न मैरिजेस तो ये बड़ा कॉमन है उनके अंदर। और जैसे जैसे एज माँ की बढ़ती है तो इनकी रेशो बढ़ती जाती है। तो इसलिए इस चीज़ को भी डिस्करेज किया जाता है कि आप फर्स्ट डिग्री जो रिलेटिव्स हैं उसमें मैरिजेस ना करें। कोई ऐसी लापरवाही जो ख़वातीन करती हैं प्रेगनेंसी में जिससे दिल की प्रॉब्लम्स, जैसे अगर माँ कंसीव हो गई है या होना चाहती है तो उसको जो भी वो अगर दवाइयाँ वगैरह ले रही है, लेट्स से बाज़ का लोग डिप्रेशन की दवाइयाँ लेते हैं, बाज़ का लोग मल्टीविटामिन्स या डिफरेंट और केमिकल्स ले रहे होते हैं, तो वो बंद कर देने चाहिए। वेट लॉस की दवाइयाँ आजकल लोग ले रहे होते हैं, बंद कर देने चाहिए। और इमीडिएटली कंसीव होने से पहले आप अपने डॉक्टर से रजू करें कि ये दवाइयाँ मैं ले रही हूँ, ये मेरे बच्चे के लिए नुकसानदेह तो नहीं है। और बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी होती हैं, ख़ास तौर पे जो एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, जो सिडेटिव्स हैं, नींद के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं, तो वो जो कंजेनिटल डिफेक्ट्स हैं बच्चों में वो पैदा करते हैं, तो वो बंद करनी चाहिए। या ऐसी कोई दवाई इस्तेमाल करें जो मुतबादल है, ठीक है, जो डॉक्टर सजेस्ट करे कि आपके लिए, बच्चे के लिए नुकसानदेह नहीं है, वो इस्तेमाल करनी चाहिए। असल में व्यूअर्स, एक गलती हम सब लोग करते हैं कि हम अगर हार्ट के डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो सिर्फ उनसे बात करके आ जाते हैं अपनी प्रॉब्लम की, ये नहीं बताते कि डॉक्टर साहब हम ये दवाइयाँ साथ ले रहे हैं। जैसे मेरे घर में एक खातून काम करती हैं, उनको एपिलेप्सी है। अब वो जो एपिलेप्सी की दवाइयाँ लेती हैं, वो जब भी कभी किसी जगह चेकअप के लिए जाती है, ज़ुकाम खांसी भी हो, तो मैं साथ में उनका वो जो एक पर्ची है पूरी जिसके ऊपर सारी उनकी मेडिसिन का लिखा हुआ है, साथ उनके लेके जाती हूँ और चेक करवाती हूँ कि जी ये खातून मेरे घर में इनको ये तो प्रॉब्लम है ज़ुकाम वगैरह, मगर जो भी दवाई देंगे डॉक्टर साहब साथ में वो ये ले रही हैं।
हमेशा 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 मल्टीविटामिन भी ले रहे हैं तो डॉक्टर को बताएं कि ले रहे हैं। ज़रूरी है, रिएक्शन क्रॉस रिएक्ट करती हैं दवाइयाँ, इंटरेक्शन होता है ड्रग्स का, और ये बताना ज़रूरी होता है कि ऑलरेडी ये दवाइयाँ आप ले रहे हैं, ताकि उसके मुताबिक डॉक्टर जो है वो अपना नुस्खा तजवीज़ करें। अच्छा डॉक्टर साहब, हार्ट की बीमारी डायग्नोस कैसे हो सकती है? मतलब किसी यंग इंसान के अंदर, बच्चे तो नहीं बता सकते कि मुझे पोचलपन हो रहा है। फौरी तौर पे जो रेडिली अवेलेबल है वो ईसीजी होती है, जो 60% दिल की तकलीफ़ को पकड़ लेती है। 60%। और उसके बाद ब्लड टेस्ट हैं जो हर कार्डिक सेंटर पे बड़े इजीली अवेलेबल हैं, ट्रोपोनिन्स हैं, और वो मोर देन 90% जो बीमारी है उसका बता देते हैं। और अगर इन दोनों चीज़ों पे ना पकड़ा जाए, फिर इकोकार्डियोग्राफी है या सीटी स्कैन है या एंजियोग्राफी है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो डॉक्टर की क्लिनिकल असेसमेंट है वो बहुत ज़रूरी है, और हमारा जो ट्रेनिंग सिस्टम है इसमें जितने भी डॉक्टर दिल की तकलीफ़ के बारे में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो वो आम तौर पे बहुत अच्छे ट्रेंड होते हैं, और वो बीमारी को गेस करने में या पकड़ने में कामयाबी से उसको पकड़ लेते हैं कि ये दिल की तकलीफ़ है। अच्छा डॉक्टर साहब, आमिना का मैसेज आया मुल्तान से, वो पूछ रही हैं कि बाईपास से लोग बहुत डरते हैं, मेरे अबू को भी बाईपास रेकमेंड किया गया है, मुझे समझ नहीं आ रही कि हमें क्या करना चाहिए। देखें, बाईपास में मरीज़ को, जैसे बाईपास का नाम सुनते हैं तो तरा निकल जाता है, क्योंकि पूरा यहाँ से यहाँ तक काटते हैं, वो इतना बड़ा स्कार, वो पता नहीं टांगों से भी वेन्स लेते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं उसमें। तो अगर तो कार्डियोलॉजिस्ट ने उनको देखा है और उनके ख्याल से स्टेंट नहीं डाल सकते, या स्टेंट की तादाद बहुत ज़्यादा है, ये टेक्निकली डिफ़िकल्ट है, मरीज़ के लिए नुकसानदेह हो सकता है, तो बाईपास बेस्ट ऑप्शन है। बाईपास से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, और आम तौर पे 15 दिन या 3 हफ्ते के अंदर मरीज़ चल भी लेता है और अपनी रूटीन लाइफ में आहिस्ता आहिस्ता 1 माह के अंदर वापस आ जाता है। लेकिन क्या एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकता है? जी बिल्कुल गुजारते हैं, मतलब अगर आप एक्सरसाइज भी, और बिल्कुल गुजारते हैं, और मोर देन 99% इसके अंदर कामयाबी है। डॉक्टर साहब, ये भी कहते हैं कि बाईपास अगर हो तो बस आप 10 साल अपनी ज़िंदगी में ऐड करते हैं, क्या ये सही है? नहीं, ऐसे नहीं है। जो डिफरेंट ग्राफ्ट्स होते हैं, एक वो होते हैं जो आप टांग से लेते हैं, और एक वो है जो आपकी इंटरनल मेमोरी लीमा, मतलब बेसिकली बाईपास हो गया, अब उसके बाद 10 साल और जिएंगे कि 10-11 साल? जो वीनस ग्राफ्ट हैं वो आमतौर पे 8 से 10 साल या 15 साल के बाद बंद हो जाते हैं, और जो आर्टीरियल ग्राफ्ट है आपका वो लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। अच्छा। लेकिन अगर आप पेशेंट की लाइफ को अगर 20 साल के हिसाब से देखें कि 20 या 30 साल उसने आगे गुजारने हैं, तो बाईपास के बाद स्टेंट डल जाते हैं, स्टेंट के बाद बाईपास हो जाता है, और मेन स्टे मरीज का परहेज़ और दवाइयाँ होती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, स्टेंट क्यों डलता है, और स्टेंट चीज़ क्या है, ज़रा ये समझा दें। स्टेंट बेसिकली, हम सुनते बहुत ज़्यादा है, अगर एक्सप्लेन कर दें कि मतलब चीज़ क्या होती है। स्टेंट एक मेटल है, और उस मेटल का एक स्प्रिंग कह लें आम जुबान में समझाने के लिए, और उसके अंदर दवाई लगी होती है जो अंदर आपका क्लॉट बनने को रोकती है 3 से 6 माह तक, 3 माह तक। ठीक है। तो वो जब डालते हैं तो जहाँ पे ब्लॉकेज है वो आर्टरी खुल जाती है वहाँ पे। अच्छा, जैसे कि तंगी है तो आपने उसको डाला, तो आपने उसको खोल दिया, वो उस शरेयान का हिस्सा बन गया, अब वो खुल गई है, अब हम दवाइयाँ देते हैं। और वो अंदर ही रहता है? जी, वो अंदर ही रहता है, और उसमें ब्लड थिनर हम देते हैं। तो ब्लड थिनर जो हैं वो उस स्टेंट को आगे चलने में, और कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ देते हैं, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ देते हैं। इसमें एक वैरायटी ऑफ स्टेंट्स ऐसे भी होते हैं जो अंदर अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, अच्छा, जज़ब हो जाते हैं, जिनका स्प्रिंग ऐसा होता है कि जो एब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन वो बहुत कामयाबी से दुनिया में कामयाब नहीं हो सके, तो अब वो इतने इनकरेज नहीं किया जाता उनको। अच्छा डॉक्टर साहब, स्टेंट के बाद क्या एहतियातें होती हैं? स्टेंट के बाद आपने अपना क्योंकि बाईपास तो बहुत बड़ा ऑपरेशन है जिनका होता है, फिर उनको डॉक्टर प्रॉपर गाइड करता है, लेकिन दोनों स्टेंट है, ये बाईपास है, ये एक मेजर ऑपरेशन हैं। दोनों मेजर ऑपरेशन? जी बिल्कुल, दोनों मेजर हैं। इसके बाद आपको अपना लाइफस्टाइल टोटली रिफॉर्म करने की ज़रूरत होती है। आप नेचुरल लाइफस्टाइल की तरफ आएँ, आप वॉक करें, वक्त के ऊपर सोएं, आप स्ट्रेस ना लें, आपने हेल्दी लाइफस्टाइल जिसमें कुदरती खुराक है, और ख़ास तौर पे आपने जो खुराक में चीज़ें बंद करनी हैं उसमें आपने मटन बंद करना है, रेड मीट जो है, बीफ बंद करना है, आपने तली चीज़ें नहीं खानी, आपने बाज़ार के खाने नहीं खाने। अगर आपकी बहुत मजबूरी है आपने बाज़ार जाना है तो आप कोई कोयलों पे बना खाना खा लें, आप शोरबे वाला बना लें, बारबेक्यू खा लें कोई। हाँ, तो आपने फ्रेश खाना खाना है, और ये बड़ी अहम चीज़ है कि आप फ्रेश खाना खाएं। अगर आप रीहीटेड खाना खाएंगे तो वो ठीक नहीं है। आपने अंडे की जर्दी नहीं लेनी। अच्छा डॉक्टर साहब, नमक बंद कर देते हैं जी, नमक कम इस्तेमाल करना चाहिए, उससे ब्लड प्रेशर के बढ़ने की रेशो होती है, तो नमक भी दिल वाले मरीज़ के लिए फ़ायदा मंद नहीं होता। इस्तेमाल करें, कम करें, बहुत ज़्यादा हमारी जो पाकिस्तानी खुराक है इसके अंदर, एशियन कुकिंग के अंदर नमक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको कम इस्तेमाल करना चाहिए। हम तो सलाद भी बनाते हैं तो उसमें आधा किलो नमक डाल देते हैं। जी, सैर करनी चाहिए आपको रोज़ाना, कम से कम दिल वाले मरीज़ को हफ्ते में 5 दिन 45 मिनट 1 घंटा
अच्छी एक्सरसाइज, आम तौर पे एक्सरसाइज को हम ये समझते हैं कि स्लो चलना जो है वो दिल के लिए ठीक है। और जो थका देने वाली मैं मरीज़ को समझाता हूँ कि जिससे आपको थोड़ा पसीना आ जाए, जिससे आप थक जाएं, जिससे आपको नकाहत महसूस हो और जिसमें आपको पता लगे कि आपने कोई वर्कआउट किया, वो वर्जिश दिल के लिए फ़ायदेमंद होती है। स्लो चलना और थोड़ा सा मंडलाने से कोई आपको फ़ायदा नहीं होना। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आखिरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर, इन दोनों के क्या नुकसान आता है? क्योंकि लो ब्लड प्रेशर पे लोग बात नहीं करते, लेकिन अक्सर लोग कहते हैं मेरा ब्लड प्रेशर लो हुआ है, ब्लड प्रेशर लो हुआ है। तो दोनों पे ज़रा सा हमें बता दें। लो ब्लड प्रेशर आमतौर पे नहीं होता, कुछ लोग 90-90 पे ब्लड प्रेशर है उसको लोग कह देते हैं। डॉक्टर साहब मेरा 90-50 होता है। ये मैं इसको यही कहने लगा कि कुदरत ने, अल्लाह ताला ने आपके अंदर एक निज़ाम रखा है, वो लो के ऊपर भी आपका निज़ाम चल रहा होता है। और जैसे ही आपको ज़रूरत होगी कि आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा चाहिए, आप ट्रेडमिल पे हैं, आप वॉक कर रहे हैं, एक्सरसाइज, तो वही 90 आपका 120, 130, 140 तक चला जाएगा। तो ये अल्लाह ताला ने आपके अंदर एक निज़ाम रखा है। और अगर इसमें कोई दिल की तकलीफ है, लाइक आपके दिल के पट्टे कमज़ोर होती है और हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं, आपने अगर खाया पिया कुछ नहीं है, आपकी लॉन्ग फास्टिंग है, आपकी इंटेक अच्छी नहीं है, तो उसमें अगर लो है तो आपको इस तरह के सिम्टम्स आएंगे। अच्छा ठीक है। अगर आपका वो जिस्म कमजोरी है क्योंकि आपने बेवकूफ़ी की है, अगर आपका जिस्म एक्लिमेटाइज है, उसके मुताबिक रच बस गया 90 के मुताबिक, तो फिर आप ठीक है, सही है, फिर कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन आपका परसिस्टेंट अगर लो रहता है, आप कार्डियोलॉजिस्ट से रब्ता करके अपनी एको कराएं, ECG कराएं, और वो इसके ऊपर हतमी ओपिनियन देंगे कि आपको ये बीमारी नहीं है। सर हाई ब्लड प्रेशर का मतलब क्या ये है कि आपका खून बहुत तेज़ी से घूम रहा होता है? हाई ब्लड प्रेशर जी, उसमें तेज़ी तो कहना ज़रा मुश्किल है, लेकिन आपकी शरीयानों के अंदर जो रेजिस्टेंस है और मुख्तलिफ ऐसे अवामिल होते हैं जिसका आपका ब्लड प्रेशर अगर 130/85 या 85 से ज़्यादा है तो उसको हम ब्लड प्रेशर की कैटेगरी 1 के अंदर गिनते हैं। और इससे अगर ज़्यादा आपका परसिस्टेंट रहता है और आप काम कूल माहौल में चेक कराते हैं तो आपको डॉक्टर से रिव्यू करके इसको कंट्रोल करना चाहिए। आमतौर पे हम इग्नोर करते हैं, जो कि अल्टीमेटली दिल के अटैक की सूरत में, या आपकी खुदा न खास्ता गुर्दे फेल हो सकते हैं, आपकी बिनाई ख़त्म हो सकती है, आपकी दिमाग की कुछ शरीयान वगैरह फट सकती है। इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल आया है हमारे व्यूअर से ही कि शुगर यानी कि डायबिटीज़ के केस में हार्ट अटैक या हार्ट का कोई इशू होता है तो पता नहीं चलता, क्या ये सच है? अगर आपकी एज बहुत ज़्यादा है, एडवांस्ड एज है, बियॉन्ड आप 60 हैं और आप शुगर के मरीज़ हैं, तो आम तौर पे हल्का सा बोझ होगा या आपको हल्का सा पसीना आएगा, तो ये दिल की तकलीफ़ की अलामत होती है। तो इसके लिए हमें इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, फ़ौरी तौर पे मेडिकल हेल्प सीख करें, आप कार्डियोलॉजिस्ट को चेक कराएं। अगर आप इग्नोर करते हैं तो हम देर कर रहे होते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, एक कलेक्टिव मैसेज आपने हमारे व्यूअर्स को क्या देना है? अपनी लाइफस्टाइल को रिफॉर्म करें और कुदरत की तरफ लौट जाएंगे तो हम बचेंगे, वरना ये जो डिज़ास्टर है ये एक वबा की शक्ल इख्तियार कर गया। और इसमें मेरी तमाम शहरियों से और आवाम से रिक्वेस्ट होती है कि हमारी मदद करें। हम आपके लिए दिन रात काम करते हैं, लेकिन हम थक जाते हैं काम कर कर। ये बीमारी अब ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। आज से 10-15 साल पहले पेशेंट आपके पास जो आता है वो अगर आके फिर सिर्फ अपने फॉलोअप्स के लिए आए तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो पेशेंट आपके पास हर 2 से 3 महीने बाद वापस पहुंच जाता है क्योंकि उसने फिर एहतियात नहीं की, तो जो दूसरे पेशेंट्स जिनको ज़रूरत होती है वो इग्नोर हो जाते हैं, क्योंकि आप कितने को लोग देख लेंगे। ये बहुत तकलीफ अमल है और इस पर हमें दुख भी होता है, लेकिन अब इंसान की जान बचानी है, हमने ओथ लिया होता है, हम इनकार नहीं कर सकते। तो इसमें तमाम शहरियों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इन हॉस्पिटल्स के ऊपर जो बोझ है उसको कम करने में रेगुलर एक्सरसाइज करें, सेहतमंद खुराक लें, अपनी नींद पूरी करें, सिगरेट बंद करें और शुगर का कंट्रोल अच्छा रखें। डॉक्टर साहब, फैमिलीज़ भी तो ज़्यादती कर जाती है ना। अब एक बंदे को निहारी खाने का शौक़ है, डॉक्टर ने मना किया है, आप फिर घर में निहारी ना बनाएं। देखिए ये चीज़ें भी तो जिम्मेदारी सबकी बनती है, अदरवाइज़ जो है आप इस बीमारी से काउंटर नहीं कर सकते। आप एक स्टेबल इंसान को मौत के मुंह की तरफ धकेल देते हैं अपने खाने पीने के शौक़ के चक्कर में, तो ये कभी भी एडवाइजेबल नहीं है। और इसमें लॉस अल्टीमेटली हमारा होता है, जो उस पर लाखों रुपए इलाज के ऊपर लगते हैं वो आखिर किसी न किसी टैक्स पेयर के लग रहे हैं, और इसको हुकूमत का जो पैसा है हमें ज़ाया नहीं करना चाहिए इस मामले में। बिल्कुल, जो वही वाली बात है ना कि देखिए जेन्युइन अगर प्रॉब्लम है वो तो समझ आती है, लेकिन अगर सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम है, चले एक दफ़ा इंसान से मिस्टेक हो जाती है, गलती हो जाती है, बंदा कोई चीज़ कर लेता है, अब आपको एक अल्लाह ताला की तरफ से एक वार्निंग मिल गई है कि आप एहतियात करें, उसके बाद भी आप व्यूअर्स नहीं एहतियात करते तो डॉक्टर्स क्या कर सकते हैं? आप बार बार जाके, लोग कहते हैं ना कि हम गए, हमारा बाईपास हुआ, हम 0 मीटर हो गए,
भाई आप 0 मीटर हो गए तो 0 मीटर के बाद आपने फिर वापस जाना है 100 मीटर के ऊपर जहाँ पे आप अपना बेड़ा गर्क कर रहे हैं। देखें, जब भी कोई इंसान हार्ट की प्रॉब्लम में मुब्तला होता है ना, वो सिर्फ मुब्तला नहीं होता, उसका पूरा ख़ानदान उसकी लपेट में आता है। तो अगर अपना ख्याल नहीं है तो अपने घर वालों का ही ख्याल कर लें। और स्पेशली जिन लोगों को डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर का इशू है, जिनको स्पेसिफिकली कोई मेडिकल ऐसे इश्यूज़ हैं, उनको एक्स्ट्रा एहतियात करनी चाहिए, रेगुलर चेकअप्स कराने चाहिए। और अगेन डॉक्टर साहब ने कहा आपको बोझ फील हो रहा है लेफ़्ट साइड राइट साइड दोनों पे, या लेफ़्ट साइड पे कंधों में खिंचाव हो रहा है, पेट का कभी कभी फील हो रहा होता है कि यार मुझे गैस हो रही है, भाई डॉक्टर से रुजू कर लें, उसको बर वक्त पहुँचेंगे तो उस वक्त आपका कुछ हो भी सकता है। अक्सर लोग घर में हम अक्सर सुनते हैं कि हुआ क्या, भाई वो कह रहे थे तबीयत ख़राब हो रही है, हमने कहा डॉक्टर पे चले, उन्होंने कहा नहीं मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ ठीक हो जाऊँगा, वो फिर उठे ही नहीं। अक्सर घरों की ये कहानी होती है। तो व्यूअर्स, जो प्रिवेंटेबल चीज़ें हैं उनको तो कम अज़ कम करें। मौत पर हक है, हर किसी का वक्त लिखा हुआ है, लेकिन अपने वक्त को ज़्यादा स्पीड से करीब लेके आना अपने साथ और अपने घर वालों के साथ ज़्यादती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमें ज्वाइन करेंगे कुछ अचीवर्स। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि आपसे वादा किया था, अब हमें ज्वाइन किया है दो बहुत ही यूनिक पर्सनालिटीज़ ने, जो अपनी अपनी कैपेसिटी में बहुत ही ब्रिलियंट काम कर रहे हैं और अपने पैशन को भी परसू कर रहे हैं। अकीब बेग साहब हमारे साथ हैं। आप पुलिस ऑफिसर हैं माशाल्लाह से, और बॉडी बिल्डर भी हैं और नेशनल चैम्पियन हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। लाहौर, मिस्टर लाहौर का टाइटल अपने नाम कर चुके हैं, ओलंपिया पाकिस्तान का, पाकिस्तान कप, मिस्टर पाकिस्तान देसी क्लासिक, मिस्टर पंजाब मेंस फिज़ीक, मिस्टर पाकिस्तान मेंस फिज़ीक, एंड देन आपने 8 नेशनल चैम्पियनशिप्स भी जीती हैं। अस्सलाम वालेकुम अकीब। वालेकुम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। अच्छा, अकीब साहब के साथ हमें ज्वाइन किया है मोहसिन फराज ने। अब देखें कि हर इंसान अपने प्रोफेशन के हिसाब से पर्सनालिटी रखता है। मोहसिन फराज जो हैं, आप आर्कियोलॉजिस्ट हैं और एंटीक क्यूरेटर हैं। लाहौर की डाइंग हेरिटेज को प्रिजर्व करने का, बल्कि पाकिस्तान की जो डाइंग हेरिटेज है डिफरेंट इलाकों की, मुगलीरा हो गई, मतलब वेरियस तरीक़ों के थ्रू आप कोशिश कर रहे हैं कि इन चीज़ों को प्रिजर्व करें। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। अच्छा, सबसे पहले मोहसिन आपसे ही बात शुरू करती हूँ, फिर अकीब आपके पास आऊँगी, क्योंकि आपसे तो बीइंग अ पुलिस ऑफिसर एंड देन बॉडी बिल्डिंग दोनों की मैंने बात करी। आप भी अकीब दो चीज़ें कर रहे हैं, आप एक तो आर्कियोलॉजिस्ट भी हैं, फिर आप एंटी क्यूरेटर भी हैं। तो इस तरफ रुझान कैसे हुआ और घर वालों का क्या रिस्पॉन्स था? मेरा ये क्योंकि देखिए एंटीक्स का काम बुरा ना मनाना, अक्सर लोग जो हैं वो कहते हैं अच्छा ये तो कबाड़िए से उठाया होगा, सॉरी, तो वो बड़ी ऑफेंसिव बात है। बाहर के मुल्क में एंटीक रोड शोज होते हैं, इतना वक्त डेडिकेट किया जाता है इन चीज़ों को। हमारे यहाँ जिस तरह शेफ को आज भी कहते हैं बावर्ची है, यू नो, ये चीज़ें बहुत मुझे मतलब इट बॉदर्स मी, बिकॉज इतने ज़्यादा प्रोफेशंस हैं जिनके अंदर लोग जा सकते हैं, हम उन्हीं 4-6 से बाहर ही नहीं निकलते। जी बिल्कुल जी। सो ये था कि मेरी जो रिहाइश है या मेरा जो ताल्लुक है वो अंदरून शहर से है। सो मेरा जो ख़ानदान है वो पिछले 1000 से भाटी दरवाजे में रह रहा है। सो वी हैव अ लॉट ऑफ, अभी भी वहीं हो? अभी भी मेरा जो आबाई घर है, आधी फैमिली भाटी से बाहर है। सो बहुत बड़ा ख़ानदान था। बाकी डीएच शिफ्ट हो गए होंगे। हाँ, कोई जौहर टाउन चला गया, कोई टाउनशिप चला गया। सो सिर्फ एक हमारा घर है एंड शुक्र है कि हमने अभी तक उसको ऑन किया हुआ है। तो शुरू से पुरानी बिल्डिंग्स को देख के, हेरिटेज को देख के, पहले तो सबसे पहले था कि लोगों की तरफ से रेजिस्टेंस मिली ना, लोगों ने कहा अच्छा अंदरून शहर रहते हो, तुम पार्टी में रहते हो। खानदान वालों ने कहा कि हमने तुम्हारे घर नहीं आना, सारे अच्छे खाने वहीं पे मिलते हैं, हम लोग जाते ज्यादातर पाकिस्तान में बुलाते ही खाने के लिए हैं। तो जो गार्ड है अच्छे खानों का, अपने वहां नहीं जा रहा, तो मैं आपको क्या मतलब आपका कल्चर है, पहुंचना जरा मुश्किल होता है, गलियां शलियां ये वो, बट इट्स अ हब ऑफ कल्चर, लिटरेचर। हमारे ऐसी जो शख्सियात थी वो अंदरून शहर से ही थी। पिछले 40-50 साल से अनफॉर्चुनेटली हम लोग थोड़ा अंदरून शहर पीछे चला गया। तो ये चीज़ मेरे बचपन से मेरे अंदर कहीं ना कहीं डेवलप हुई। फिर उसके बाद आई स्टार्ट वर्किंग इन हिस्ट्री, एक्सप्लोर किया अंदरून शहर को। मैं निकम्मा बच्चा था, पढ़ाई में बिल्कुल भी मैं पढ़ने वाला नहीं था। मैंने हिस्ट्री चूज की। ऐसे निकम्मे बच्चे हमें कबूल हैं। हाँ। तो वो ये था कि मैं डेट्स भूल जाता था
हिस्ट्री की और ये सारी चीज़ें। तो आई सेड कि मैं कुछ इस तरह का काम करूं कि मुझे तारीख याद करे ना, तो मैंने टेंजिबल चीज़ों का साथ लिया। ये जैसे आप कलेक्शन देखें तो जब एक चीज़ आपके पास होती है तो आपको उसको एलेबोरेट करना या उसकी बैकग्राउंड बताना काफ़ी आसान होता है। सो एक चीज़ ये मेरे अंदर एंटीक को इकट्ठा करने के लिए। अच्छा, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट तो बाकायदा डिगिंग करते हैं और एक्सकवेशंस होती हैं, बट आई एम मोर इनटू म्यूजियोलॉजी, क्यूरेशन की तरफ, म्यूजियम क्यूरेशन, सो मोर ऑफ एन आर्कियोलॉजिकल क्यूरेटर, आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम क्यूरेटर। म्यूजियम क्यूरेटर, समझ आ गई, वंडरफुल। अच्छा, अभी मैंने जो आप चीज़ें लेके आए बहुत ही खूबसूरत, उनको भी देखना है, लेकिन मैंने कहा अकीब से बैठे बैठे बात कर लेते हैं, वरना उन्होंने यहीं पे बॉडी बिल्डिंग करनी शुरू कर देनी। अच्छा अकीब, माशाल्लाह आपने बड़ी मेहनत की है अपनी फिजिक के ऊपर। जी बिल्कुल। पुलिस का प्रोफेशन इतना हेक्टिक होता है, देखिए आपकी ड्यूटियाँ गर्मी सर्दी हर चीज़ के अंदर, तो इन दोनों चीज़ों को साथ कैसे लेके चले? और पुलिस में आना अपना पैशन था या पेरेंट्स का? नहीं, जो है ना, पुलिस में आने के लिए मेरे वालिद साहब ने मुझे फोर्स किया था, क्योंकि वो भी ऑलरेडी पुलिस ऑफिसर हैं, तो अभी ऑन ड्यूटी हैं। तो कुछ मेरा भी शौक़ था कि मैं जो है ना, मुझे यूनिफॉर्म पहना हुआ अच्छा लगे, तो बड़ा हार्ड वर्क किया मैंने, डिपार्टमेंट से भर्ती होने से पहले भी और अभी भी हार्ड वर्क कर रहा हूँ। और रही बात ड्यूटी के दौरान जो है डाइट की, कैसे इसको मैनेज करता हूँ, तो वो मेरे 5 मील इन अ डे होते हैं, तो वो मैं अपने साथ रखता हूँ। और जैसे जैसे मुझे बॉडी बिल्डिंग की तरफ कैसे निकले? बॉडी बिल्डिंग देखें, अब्बू ने घूम के ये नहीं कहा कि पुत्र मैं तू ए काम करते है किथे लग पे है? नहीं, देखें बॉडी फिजिक को बनाना अपनी जगह है, बट इस लेवल की फिजिक तो फिर जी बिल्कुल मुश्किल सा काम है। देखें शुरू में इंसान होता है, स्किनी होता है, कुछ मोटे होते हैं, कुछ स्किनी होते हैं। मैं स्किनी था पहले, तो जैसे जैसे अभी भी स्किनी हैं, वो थे हैं और थे में फ़र्क होता है। तो जैसे जैसे इंसान जो है ना, ये बॉडी बिल्डिंग में इन होता है फिटनेस की तरफ, तो उसका रुझान बढ़ता जाता है। अब कुछ लोग होते हैं शुरू करते हैं एज अ फिटनेस, कि हमें चीज़ पहनी हुई अच्छी लगे, लेकिन मैंने एज अ शुरू तो ऐसे ही किया था आपने? जी बिल्कुल, शुरू मैंने ऐसे ही किया तो था। बॉडी बिल्डिंग एज एन देखे ना, माशाल्लाह इतने अवार्ड्स नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, ये हुआ कैसे? फिर ये देखें, पहली कंपटीशन में कैसे इन्वॉल्व? मैंने 2018 में compete किया था। तो बॉडी बिल्डिंग कब से कर रहे हो? पहले बॉडी बिल्डिंग मैं 2009 से, और 2009 से मैं कर रहा हूँ, यानी कि 9 साल की मेहनत के बाद फिर 2018 में आपने? जी जी। अच्छा ठीक है। पहले मैंने compete किए हैं, लेकिन मेरा पहला टाइटल जो है ना 2018 में था, जो मिस्टर लाहौर का मैंने विन किया था, जीता था मैंने। ये साथ साथ आप पिक्चर्स भी इनकी देख रहे हैं व्यूअर्स। हाँ जी। और जो है ना, इसमें अच्छा, इसमें ना अच्छे टीचर की बहुत, यानी कि नहीं, लेकिन मेरा पॉइंट है कि आए किस तरह, मतलब किसने कहा या खुद ख्याल आया कि यार मैं compete भी करता हूँ? कंपटीशन में पहली दफ़ा कैसे आए? कंपटीशन में इस तरह हुआ कि जो मेरा बड़ा भाई था ना, वो हल्की फुल्की यानी कि ट्रेनिंग करता था जिम्स में, ठीक है, तो वो ही मुझे, यानी कि 1-2 कंपटीशन थे, ये इधर लाहौर में थे, तो वो मुझे साथ ले गया। तो जाकर जब मैंने देखा स्टेज के ऊपर लोगों को, लड़कों को, पहले मैंने एज अ फिटनेस था, मैंने सोचा यार मेरी अपनी बॉडी इतनी अच्छी है, मैं क्यों ना करूं? जी बिल्कुल, इसी तरह। तो मैंने जब उनको देखा स्टेज के ऊपर compete करते हुए, तो मैंने तब से मैंने यानी कि अपने अंदर बात एक बैठा ली कि मैंने compete करना है, और मैंने इसको आगे तक ले। हाँ जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर अच्छा, टीचर का बता रहे थे आप? हाँ, टीचर मेरे जो है ना, बेसिक टीचर जो है मेरे नसीर साहब हैं, और वो आज तक मेरे साथ अटैच है। और जैसे जैसे इंसान आगे स्ट्रगल करता है, जैसे जैसे टाइटल्स बड़े की तरफ जाता है ना, तो वो फिर नॉलेज होता है इसमें, जितना नॉलेज होगा वो आप उस ऐसे स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाते जाएंगे। नहीं, बट आपके टीचर को मैं एक कॉम्प्लीमेंट ज़रूर दूंगी कि ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा आपको प्रॉपर तरीके से गाइड कर रहे हैं, क्योंकि देखें आप अक्सर जब बॉडी बिल्डर से मुलाकात करते हैं ना, उनके स्किन के बड़े इश्यूज होते हैं। जी बिल्कुल। उनकी बॉडी जो है वो मतलब वैसे बॉडी बनी हुई होती है, बट हेल्दी नहीं लगते। जी बिल्कुल। माशाल्लाह आपकी स्किन का भी कोई इशू नहीं है, बाल भी आपके मतलब बाकी मतलब ऑब्वियसली वो आपको प्रॉपर खुराक से ट्रेन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इसी तरह। वरना अजीबो गरीब चीज़ें खिला के पिला के टीके लगा के, आपको पता है फिर वो उससे आपके ऑर्गन्स फेल हो जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल। देखें, अगर हम इतनी गर्म डाइट खाते हैं ना, उसका अल्टरनेट हम वाटर का इस्तेमाल ज़्यादा, फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल्स, तो देखें यहाँ पे जहाँ तक मैंने ये 15 सालों में देखा ना, यहाँ पे
नॉलेज की बहुत कमी है। अब नई जनरेशन आती है ना, भाई एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, बॉडी बिल्डिंग कहते हैं कि भाई कंपटीशन है, पानी पीना छोड़ दें। भाई जी, जितना बिल्कुल। ज्यादा पानी पिएंगे जी, बिल्कुल। उतना आपकी बॉडी में से पानी निकलेगा और आपकी उतनी अच्छी डेफिनेशन हाँ आएगी। जी, और आपकी वो स्किन आप क्वालिटी भी जो है ना ना वो पी अच्छी के भी होगी। कर सकते हैं और पी के भी कर सकते जी बिल्कुल इसी तरह ही है, और इसी तरह आपकी स्किन क्वालिटी भी है ना जो बहुत अच्छी होगी। हैं। सो वही वाली बात है ना व्यूअर्स, अगर आप पैशनेट हैं उस काम के बारे में जो आप जी, कर रहे बिल्कुल। हैं तो आप उसमें नेशनल चैंपियन भी बन सकते हैं, जी, अल्हम्दुलिल्लाह। इंटरनेशनल भी कम्पीट कर जी, सकते बिल्कुल। हैं। लेकिन अगर आप वो जो कहते हैं ना शौकिया फनकार है, वो भी ठीक है, जी बिल्कुल। वो भी ठीक है, लेकिन बात यह है कि कोई भी चीज़ अगर आप अच्छी तरीके से करें तो आप हर लेवल के कॉम्पिटिशन्स हैं जिनमें आप कम्पीट कर सकते जी हैं। बिल्कुल, ये कि इसमें सिंसियर होना बहुत बिल्कुल, बहुत मैटर ज़रूरी करता है। है, बहुत ज़रूरी है। अच्छा मोहसिन, आपके सामने ये जो एक दुकान लगी हुई है, कुछ इसके बारे में बताएंगे? बहुत सी चवनियाँ लेके आए हैं यहाँ। ये जी कुछ कॉइन्स हैं मेरी कलेक्शन में से। मेरी अभी एक कलेक्शन तैयार हो रही है जो लाहौर की पूरी हिस्ट्री एलैबोरेट करेगी, महमूद गजनवी से लेके आखिरी जो ब्रिटिश किंग था जॉर्ज द 6 तक। तो उसके तमाम चांदी के सिक्के होंगे, उसमें मुगलों के, अभी इसमें मेरे पास मुगलों के सिक्के हैं, महमूद कहाँ से गजनवी जमा है, किए हैं? महाराजा। ये जी मुझे 8 साल हो गए हैं चीज़ें इकट्ठी करते। कुछ तो मुझे अंदरून शहर से मिल जाती थी, अब ये है कि मुझे पूरे पाकिस्तान से मंगवानी पड़ती हैं। फिर उसके अलावा पाकिस्तान से बाहर अपने इर्द गिर्द के हमसाया ममालिक से भी कुछ चीज़ पसंद आ जाए, सुरमेदानियाँ मैंने वहाँ से मंगवाई, सिक्के मंगवाए। मैंने नूर जहाँ का जो सिक्का था वो 7 वाले मुल्क से मंगवाया। नूर जहाँ एक अकेली मुग़ल डायनेसिटी के अंदर खातून थी जिनका सिक्का चला, चांदी का 1 रुपया। सो इसी तरह ये सारी चीज़ें आपको वक्त के साथ साथ मिल जाती हैं। ये डिबियाँ क्या हैं? इन डिब्बियों में रेयर किस्म के हैं। ये जो है ये खिलाफत उस्मानिया का एक सिक्का है, कॉमरेटिव कॉइन है। फिर इसके अंदर जो है ये अकबर की पाई है जो कि लाहौर मिंट है, विच इज़ वेरी रेयर, इट्स लाइक मोर देन 400 ईयर। और उसके अलावा ये जो है ये हमारे ब्रिटिश जो थी डायनेसिटी ब्रिटिश इंडिया, ये उनके सिक्के हैं, विलियम का, ईस्ट इंडिया कंपनी, विक्टोरिया, फिर उसके बाद एडवर्ड, जॉर्ज द 5 और आखिरी जो था जॉर्ज द 6। ये सारे 1 रुपया हैं। और ये जो था इसमें इट्स 92% चांदी, इट्स अ सिल्वर। 1 रुपया चांदी का होता दे था। दो, मैं बुंदे बनवा लूँगी। हाँ, सो आपको बुंदे के लिए ये ज़्यादा अच्छे लगेंगे ना मुगलों के। सो ये जो था ये 96% सिल्वर था, 95-96%। बट ठीक है, ये और मैं इट्स अ ले प्योर 1 तोला चांदी। अच्छा इधर मुझे ना आई एम एक्चुअली वेरी क्यूरियस अबाउट सुरमेदानी खवातीन की चीज़ है ना, हाँ। बनाव सिंगार का एक एलिमेंट। एक्सक्यूज मी, दे आर वेरी इंटरेस्टिंग लुकिंग, इसलिए मैं आई हूँ, इसलिए नहीं आई कि खवातीन की है। मैंने कौन सा कुछ को पकड़ के अपनी आंखों में मल लेना है। ये क्या है? ये सारी सुरमेदानियाँ हैं। आई हैव द बिगेस्ट सुरमेदानी कलेक्शन इन पाकिस्तान। मेरे पास 300 हर पुरानी अजीब और वियर्ड सुरमेदानियाँ। काम करना। इधर आओ ना, अपनी दुकान के पीछे आके खड़े हो। अच्छा, अच्छा ये पहले बकायदा इसको इसको खोलना पड़ता है। हाँ जी। ये जो है ये इतनी पुरानी सुरमेदानी आखी नहीं ना है। बाहर निकला इस सुरमी। ये आफ्टर पार्टीशन सुरमेदानी है और हमारे पास तकरीबन 2000 साल पुरानी सुरमेदानी भी है, लेकिन मोस्टली जो सुरमेदानी है वो 18th और ये 19th टोटल है या ये कुछ लाए ये हो? कुछ हैं जिसमें से कुछ मैं खास ले आऊँ। इसमें भी अगर आप देखेंगी तो ये 30 डिफरेंट डिज़ाइंस हैं। इधर आओ जो जरा, आपको- तुम्हारी आंख में नहीं, डाल मेरी के आगे देखा। आंख खराब अच्छा, है। हाँ। अच्छा वैसे ही आंख खराब है तो फिर तो बिल्कुल बेस्ट हो जाएगा ना। बेस्ट हो जाएगा। So cute. सो इट्स अ सुरमुचू और इसके ऊपर एक कबूतर बना हुआ है। सदके, हाँ ठीक है जी। Cutie. सो ये देखें जी, ये भी सुरमेदानी है। ये मेरी कलेक्शन की सबसे बड़ी सुरमेदानी है। इसका जो वेट है ये 1.25 किलो है, तकरीबन 1200 ग्राम। वाओ, एंड इट्स हाइट इज अराउंड विंगा हो 10 गया। इंचेस। विंगा हो गया क्योंकि ये तकरीबन 300 साल पुराना है। और इसकी जो सबसे छोटी है 300 साल पुराने सुरमेदानी, लोग विंगे हो जाते हैं। विद द पैसेज ऑफ With टाइम, the देखें ना passage of time. कितना उन्होंने सफ़र किया। ये सबसे छोटी सुरमेदानी है इसी की नस्ल की, अगर आप देखें तो। एंड इट्स 1.5 इंचेस। तो इसकी सोटियाँ तुमने घुमा दी हैं। सोटियाँ वक्त के साथ साथ वक्त में मिट्टी हो जाती हैं वक्त में मिट्टी बिल्कुल भी नहीं हो जाती, घूम जाती है। अब ये देखो ना, ये तमीज़ की सुरमेदानी है क्योंकि इसकी। ये लेटर पीरियड की है। हाँ, but वो ये देखे ना, मतलब आँख partition तो के नहीं बाहर time की, निकलेगी ये ना आँख इससे। बाहर नहीं निकलेगी। वेरी वेरी प्रिटी। अच्छा वो इसके अंदर ये देखिए पाकिस्तान झंडा सितारा। चांद सितारा बना हुआ है। ये हमारी वो उसको मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये जो है ये हमारी बिल्कुल जो लेटेस्ट सुरमेदानियाँ थी। ये मैं अभी यहाँ पे भी आया था तो आपके सेट पे भी कुछ लोग कह रहे थे कि हमारी नानी के पास की सुरमेदानी थी। सो ये हमारी बिल्कुल लेटेस्ट जो सुरमेदानियाँ बनती थी पीतल की, ये उसमें से है, लेकिन ये भी तकरीबन 40 साल पुरानी है। लेकिन ये जो दूसरी है ये सब चांदी की हैं। नहीं, इसमें ब्रास है, इसमें कॉपर है, इसमें ब्रॉन्ज है और हाँ, इसमें ये क्या सिल्वर है? है। ये क्या है? 4 डिफरेंट। ये सबसे रेयर सुरमेदानी इन माय कलेक्शन, द सेंटर वन। एक्सपर्ट्स को, आर्कियोलॉजिस्ट को जो मैंने दिखाया है, सो इट सीम्स लाइक कि ये गंधारा पीरियड की सुरमेदानी Are you है। serious? सो ये जो आपके पास ये तीनों सुरमेदानी है, स्पेशली द सेंटर वन, ये गंधारा पीरियड की है। हाउ वंडरफुल। या
अब वही वाली चीज़ है ना, बट ये इंटरेस्ट मतलब देखो सुरमेदानियों में इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ फॉर एग्जांपल? सुरमेदानियों में ये हुआ क्या कि क्या चीज़ें कलेक्ट की हुई हैं आपने? मेरे पास आया सुरमेदानियाँ हैं, हमारे पास कॉइन्स हैं, हाँ। और मेरे पास 3000 नवादरात हैं मेरी अपनी ज़ाती कलेक्शन में, वाओ, जो कि मेरी अपनी पर्सनल कलेक्शन है। सो उसमें मेरे पास सुरमेदानियाँ हैं, मेरे पास सिक्के हैं, मेरे पास ओल्ड स्टैम्प पेपर्स हैं, करेंसी नोट्स हैं, मेरे पास स्टैचूज़ हैं पुराने, हिंदू मूर्तियाँ और इस तरह की चीज़ें, फिर इस्लामिक मैन्युस्क्रिप्ट्स मेरे पास काफ़ी ज़्यादा How हैं, amazing. और पुराने बर्तन, यूटेंसिल्स, पतीलियाँ और ग्लास, बेतहाशा चीज़ें। तो जो चीज़ मुझे दिल को मेरे फैसिनेट करती है, मेरे पास वेपन कोई नहीं है, मेरे पास कोई खंजर नहीं अच्छा, है, लेकिन आई डोंट हैव गन्स। अच्छा, I don't like these things. वेरी प्राउड ऑफ यू एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट यू डोंट, बिकॉज़ इस चीज़ से मुझे भी बड़ा वाटता है हाँ, जब लोग मुझे वेपन्स बिल्कुल ले आते हैं। वाटता हम लाइक यार जिनसे किसी को नुकसान पहुंचे उस चीज़ का उस चीज़ में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। देखें किसी के तहफ़्फ़ुज़, अब हमारे जिस तरह आर्म्ड फोर्सेस हैं और हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं, इन लोगों का तो एक प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से दे हैव टू, लेकिन सिविलियंस के पास होने से मुझे भी हमेशा से प्रॉब्लम है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि जिस तरह और कनाडा में फॉर एग्जांपल गन कंट्रोल है, दूसरी जगहों में हमारे यहाँ भी होना चाहिए। एनीवे, दिस इज ऑसम स्टफ, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग इट विद अस, एंड अकीब साहब की भी हमने डिटेल्स जानी। अब चले कुछ और लोगों को बुलाते हैं, उन्होंने भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग काम किया है, उनको भी बुलाते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। दो और टैलेंटेड यंग एंटरप्रेन्योर्स ने हमें ज्वाइन किया है। वी हैव मोहम्मद फैज़ मलिक विद अस एंड वी हैव फायजा मलिक विद अस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप लोगों ने इंटरनेशनल culinary आर्ट से डिप्लोमा भी किया है और बेकिंग से रिलेटेड बिजनेस चला रहे हैं। यू गाइस आर वेरी यंग, यस, तो ये क्या कहानी है? बेसिकली हमने ग्रेजुएट डिप्लोमा किया, इसके अलावा इंटरमीडिएट किया होटल मैनेजमेंट में। 4 इयर्स की स्टडी थी, हमने 2 इयर्स में कंप्लीट की मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट्स में। उसके बाद इंटर्नशिप, उसके बाद फ्री हुए, तो मतलब प्लान था आगे फर्दर स्टडी का यूरोप में, वो डिले हो रहा था जिसकी वजह से फ्री बैठे हुए स्टार्ट किया। अच्छा, तो क्या ये शुरू हुआ कैसे बिजनेस? इसमें ये है कि हम लोग फैमिली बिजनेस भी है स्टार्टिंग से, तो शुरू से ही था कि बिज़नेस करना है अपना। इसके बाद जब हम फ्री हुए तो बाहर जाने का जब डिले हुआ तो हम फ्री बैठे हुए थे, तो हम वैसे आइडिया लेना चाह रहे थे। मार्केट में हम देख रहे थे कार्ट्स काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं, कार्ट्स तो उससे हमें आइडिया आया कि हम भी इस तरह का कुछ करते तो हैं। आपने हम बेकिंग कार्ट लगाई? जी, हम फास्ट फूड की तरफ पहले जाना चाह रहे थे, लेकिन फिर हमने देखा कि हमारा जो है इसमें ज़्यादा अभी तक कोई भी नहीं आया, तो इसलिए हमने बेकिंग वाली आइटम्स की तरफ आए हम। तो हमने बेकरी आइटम्स की कार्ट शुरू की यूनिक अपनी। लगा मतलब आइडिया कि तो उसको क्या क्या लेके बेकरी आना की चीज़ें होती हैं आपके? बेकरी मतलब कि हम वैसे कस्टमाइज काम करते हैं। इसके अलावा जैसे बेकरी आइटम्स जो हम लेके जाते हैं इजी टू अवेल होती हैं कि आप लोग इजीली साथ लेके जा सकते हैं। मिनी आइटम्स बेसिकली, तो लाइक मिनी कहाँ पे लेके जाते हैं? मैं यही तो अंडरस्टैंड करना चाहती हूँ। हम लेके जाते हैं बेसिकली स्टॉल लगाते हैं, मेन मार्केट में हो गया, यहाँ पे डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट stall। जगहों पे लगाते हो, ठीक है। और अगर किसी की बर्थडे हो या स्पेशल ओकेजन हो तो वो वहाँ- ऑनलाइन जैसे कांटेक्ट करते हैं कस्टमाइज तो के फिर लिए। आप नहीं, तो आप फिर उनके वहाँ पे जैसे अगर किसी की बर्थडे है तो वो चाहते हैं कि आप वहाँ स्टॉल लगा दें और वहाँ लाइव इस तरह से चीज़ें प्रिपेयर करके दें, तो वो भी हो सकता है। बिल्कुल ऐसे है। ओके, सो लेट्स गो एंड हैव अ लुक एट सम ऑफ द थिंग्स दैट यू ब्रॉट। आई ओके, सो क्या क्या लेके आए हैं आज आप? हम ब्राउनीज लेके आए हैं 3 टाइप्स, और कपकेक्स हैं हमारे पास रेड वेलवेट में। इसके अलावा डोनट्स, मिनी केक्स हैं और चॉकलेट डॉम पेस्ट्री, चॉकलेट मूस डॉम पेस्ट्री। वेरी नाइस। तो अभी ये जो अभी हम बनाना क्या सिखाएंगे ऑनर? अभी हम सब डोनट की फिलिंग है कैरेमल सॉस, वो बनाना सिखाएंगे। आए चलिए, क्योंकि कैरेमल सॉस आजकल बहुत पॉपुलर है। आजा बेटा। तो कैरेमल सॉस आजकल बहुत पॉपुलर है और लोग जो हैं मतलब अगर रेडीमेड डोनट्स भी ले लें प्लेन तो उसके ऊपर भी लगा सकते हैं, बिल्कुल राइट? ऐसे ही। जी। सबसे पहले हम शुगर लेंगे, स्पून है, स्पून मिल जाएगा? हाँ जी, ये लीजिए। थैंक यू।
अच्छा, बताते भी जाएं साथ साथ, इट्स अ लाइव शो सो पीपल हम आर इसमें वाचिंग। 15 टीस्पून, बेसिकली ये टीस्पून है तो 15 टीस्पून शुगर ऐड कर रहे हैं। ठीक है, I'll come over here to help you out। अच्छा, फिर उसके बाद शुगर को थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे, उसके बाद इसमें बटर ऐड करेंगे ताकि थोड़ी सी इसमें कैरमलाइजेशन हो जाए। ठीक है, उसके बाद क्रीम ऐड करके बेसिकली इसको फाइनल मिक्स करेंगे, कैरमल सॉस रेडी हो जाएगी। उसके बाद फिर थोड़ी सी क्रीम और ऐड करेंगे सही। ताकि उसको हार्डनेस ना मिले, वो सॉफ्ट रहे फिलिंग के हिसाब से, क्योंकि हम स्टफ़ कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो जैसे ही तैयार हो जाएगी फिर इसको पाइपिंग बैग में फिल करके डोनट्स में स्टफ़ करेंगे और ऊपर फिर बट थोड़ी इसको सी गरम गरम sauce तो नहीं को- फिल कर सकते पाइपिंग? बिल्कुल, थोड़ा सा ये सेट हो जाएगा बनते बनते ही। मतलब अच्छा। जब रेडी हो जाएगा ना, पाइपिंग बैग में ऐड करने से पहले हो जाएगा। ठीक है। और ये जो आप लोग बेकरी आइटम्स वगैरह बनाते हैं, इस पे रिस्पांस आपको कैसा मिला? मतलब बिजनेस स्टार्ट कैसे की? देखो आइडिया, मतलब जंगल में मोर नाचा किसने देखा, 10 जगह पे भी अगर आप चलो अपने रिलेटिव्स वगैरह को बंदा कह देते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा तो फिर इसको आपने बिजनेस को लोगों की नज़रों में कैसे लेके आए? बेसिकली हमने कार्ड का आइडिया भी इसलिए सोचा था कि हम पेज पे काम करें तो अपने पेज की पब्लिसिटी की जाए, तो इसकी वजह से स्टार्ट किया। रिस्पांस काफ़ी अच्छा मिला। बेकरी आइटम्स के लिए मतलब यही था कि चैलेंजिंग था इसको लेके जाना, जैसे गर्मियाँ होती हैं, क्रीम वगैरह को मैनेज करना, इसकी वजह से थोड़े इश्यूज थे, लेकिन ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता उसको मैनेज करने लगे, जैसे आइस बॉक्स वगैरह हो गए, इनकी वजह से ये होता है कि चीज़ें मैनेज हो जाती क्योंकि हैं। बात ये कि देखो ना, जो भी चीज़ दैट रिक्वायर्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ, वो जो कहते हैं ना, मैं किस तरह एक्सप्लेन करूं, जिन चीज़ों को फ्रिज की ज़रूरत है वगैरह, तो कार्ट्स के अंदर फ्रिजेस वगैरह तो होते नहीं हैं, या लगा सकते हैं आप, लेकिन वो फिर वो भी एक एक्सपेंस होता है। और जब कोई बंदा एक चीज़ स्टार्ट कर रहा होता है तो स्टार्टिंग में ही अगर बहुत एक्सपेंसिव चीज़ की तरफ बंदा चला जाए तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट आप लोगों ने, अच्छा, तो इनिशियली कितनी को इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी आप लोगों को? 50,000 मैक्सिमम उससे स्टार्ट हो गया था। उससे शुरू हो गया था? बिल्कुल। वेरी नाइस, ओके। अच्छा, तो ये हमने पहले उसको मेल्ट किया। इसके अंदर 1 टेबलस्पून बटर ऐड करेंगे, ठीक है, और जैसे ये मेल्ट हो जाएगा इसको स्टोव से थोड़ा सा साइड पे लगाना। ठीक है, स्टोव से साइड पे कर दिया इसको। अब इसमें हम क्रीम ऐड करते हुए वो ऑलरेडी उसके अंदर एक क्रीमी और लुक। है। ठीक है, तो ये आपका एक क्रीमी सा कैरेमल सॉस तैयार हो गया, राइट? ठीक है, अब इसके अंदर हम नेक्स्ट क्या डालेंगे? इसमें हम चॉकलेट भी डाल सकते हैं? बिल्कुल, कोई भी फ्लेवर आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लाइक सिनेमन का ऐड होता है, चॉकलेट वगैरह, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या ऐड और बात ये है कि जो हम इतने महंगे महंगे जाके बॉटल्स के अंदर सॉसेस लेते हैं, ये देखिए अब आपको एक रेडीमेड सॉस जो है आप लोगों ने बनाना सिखा दिया। अभी हमने किसी चीज़ में निकालना है, क्या करना है इसको? इसको भी थोड़ा सा कूल डाउन होने देंगे। इसमें डाल दें ताकि वो इसमें से हीट कम हो जाएगी ना फिर। बिल्कुल। तो ये हमारा कैरेमल सॉस तैयार हो गया। अब इसको आप बेसिकली इसके अंदर क्या डालेंगी? और क्रीम और डालेंगी? बिल्कुल, ताकि ये हार्ड ना हो जाए। अच्छा, ठीक है। इसी अभी डालेंगी या थोड़ी देर में? थोड़ा सा इसको कितनी देर? कूल डाउन 1-2 मिनट, जस्ट टेम्परेचर इसका थोड़ा सा स्टेबलाइज हो बिल्कुल। जाए। ठीक है, तो इसके अंदर हम मज़ीद फिर पाइपिंग पाइपिंग बैग तो ये है ना। तो आप क्या करते हैं और आप क्या करती हैं? अच्छा, वैसे तो हम दोनों ने मतलब 2 इयर्स का किया, तो उसमें डिफरेंट क्यूजीन्स हो जाती हैं। उसके बाद पेट लाइक बेकिंग हो गई, ये सब कुछ। तो बाहर जाके क्या करना था एग्जैक्टली? बाहर जाके फर्दर स्टडी में, मतलब जैसे गेस्ट्रोनॉमी, अभी हम ग्रेजुएट हुए हैं, इसी में फर्दर मास्टर्स होता है। इसके अलावा इसकी डिफरेंट फील्ड्स हैं। गेस्ट्रोनॉमी की स्टडी है, ठीक है, उससे रिलेटेड स्पेनिश गेस्ट्रोनॉमी, उससे रिलेटेड स्टडी करनी है। स्टडी करनी है और फिर यहाँ वापस आना है या वहीं? बिल्कुल, यहाँ वापस आएंगे। तो अब इसमें डाल दें हम? जी बिल्कुल। इसमें हम मज़ीद और क्रीम डालेंगे और चॉकलेट, यस नो, ऊपर से डालेंगे? ऊपर से कैरेमल सॉस थोड़ी सी बिछाएंगे, जब ऊपर डालने लगेंगे तब उसमें मेल्ट करके ऐड करेंगे, ताकि अंदर जो है वो प्योर कैरेमल प्योर हो और ऊपर कैरेमल चॉकलेट सॉस। अमेजिंग। तो ये देखें ना व्यूअर्स, घर पे बनाने के लिए एक बहुत ही क्विक एंड इजी रेसिपी आप लोग बना सकते हैं। अक्सर लोग ब्रेड एंड बटर पुडिंग बनाते हैं और कहते हैं यार वो सॉस जो रेस्टोरेंट्स में मिलता है वो इतना मज़े का होता है। एक्चुअली वो यही होता है। इट इज़ एक्चुअली, ओह सॉरी, एग्जैक्टली दिस। वेरी नाइस। आप सिर्फ देखें वहाँ पे बैठ के। हाँ, आप तो इस तरह की चीज़ें खाते ही नहीं होंगे? बिल्कुल अवॉइड करते हैं इससे। अवॉइड करते हैं या कभी मतलब जैसे अपनी सालगिरह होती तब भी केक नहीं खाते? नहीं, फिर हल्का फुल्का खा लेते हैं। हल्का फुल्का क्या होता है?
हल्का फुल्का यही है कि बस टच कर लिया। अच्छा चलो इसको वहाँ पे ले चलें, क्या करें अब हम, किधर वहाँ आपने ले फिल चलते हैं। करने हैं, ताकि हम आप ही को उनका काम भी करने दें ना साथ साथ, जी। क्योंकि उन्होंने भी अपनी चीज़ें करनी हैं। जी आप ही, आप अपनी भी फाइनल प्रेजेंटेशन कर दें ताकि हम व्यूअर्स को दिखा दें। अच्छा ये अब हमारा यहाँ पे आ गया। अब ये सारी चीज़ें आप लोगों ने खुद प्रिपेयर की हैं, राइट? ये यहाँ पे आ गए हम, ठीक है। अब गरम है वो, स्पून मैं आपको ला देती हूँ एक और, ताकि आप, या बल्कि इसी स्पून को हम यूज़ कर लेते हैं मिक्स करने के लिए मज़ीद, और उसको कूल डाउन डोनट्स करने को के लिए। देखिए इसमें होल्ड करेंगे ताकि इसमें स्टफिंग इजीली हो जाए। अच्छा क्योंकि हम ना ये, थैंक यू आप ही। नाइफ मिल गई है? चलें जी, नाइफ है हमारे पास। अच्छा आपको भी चाहिए? नाइफ नहीं चाहिए, सीजर। सीजर नहीं है? डोनट्स में से होल्ड कर लेंगे, उसके बाद स्टफिंग को पाइपिंग बैग में ऐड कर देंगे। ये देखें ना, अब थोड़ा सा कूल डाउन हुआ है तो उसकी शक्ल निकल आई टेक्सचर है, भी चेंज हो जाएगा, उसका टेक्सचर भी चेंज हो गया, उसकी कलर भी चेंज हो गया, और बड़ी एक रिच जो है उसकी वो आ गई लुक। अच्छा सो बात ये है कि घर पे अगर फॉर एग्जांपल आपके अंदर इफ़ यू आर टैलेंटेड एंड मतलब आप फॉर एग्जांपल इस किस्म की कोई चीज़ करना चाहते हैं, तो देखिए अगर इतने यंग बच्चे, आपकी एजेस क्या है फिर डोंट माइंड माय आस्किंग? 19 एंड 18। अब 18 और 19 साल के बच्चे अगर अपनी बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, उन्होंने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। उन्होंने क्या सोचा कि भाई हमारे पास अगर मार्जिन है और हमारे पास अभी हम नहीं जा पा रहे और चीज़ें डिले हो रही हैं, तो हम थोड़ा सा कुछ ऐसा कर लेते हैं ताकि हम मज़ीद अपने क्राफ्ट को बेहतर कर लें। और रिस्पांस भी चेक हो जाता है कि मतलब अच्छा घर वालों का रिस्पांस क्या था? देखो अपनी फैमिली बिजनेस होने में और इस किस्म की डायरेक्शन में जाने में बड़ा फ़र्क होता है। बिल्कुल, फैमिली का रिस्पांस अच्छा था, मतलब पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिव हैं इस मामले में कि उन्होंने सपोर्ट किया इस बेकिंग चीज़ का में। सबसे पहले शौक हमारी मम्मा को था। मतलब कुकिंग हमने उन्हीं से, मतलब पैशन उन्हीं से सीखा है। कितने भाई बहन हो? हम 4 भाई और 1 बहन है। अच्छा तो बाकी क्या कर रहे हैं? बाकी स्टडी कर रहे हैं अभी, वो 9-10 में है और एक छोटा है मतलब 5 क्लास में। अच्छा चलो, तो ये अब क्योंकि गर्म है ना शुगर, तो मुझे ये है कि जला ना लो अपने आप को। नहीं हो गया? You sure? जी। तो आपने इसको, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ठंडा हो चला, मैं और करना है इसको। ये डबल है। It's okay. नीचे से गिर रहा है आपका। तुमने होल उन्होंने पहले ही होल करके उसके अंदर रखा हुआ है। चलें जी, डन हो गया। जी। आप भी अपनी निकाल लें डोनट को पकड़ो। फाइनल प्रेजेंटेशन प्लीज़। हाँ अच्छा, जिस डोनट में हमने होल किया उसमें अब जब इसको डालेंगे तो डन। उसके अंदर फिलिंग हो जाएगी जी। अच्छा ताकि फिलिंग भी एक ही फुल किया नहीं हुआ। चले जी, वी गेट द जनरल थिंग एंड देन उसके ऊपर आ जाओ बेटा, आ जाओ बैठ जाते हैं। बट बेसिकली आपको एक जनरल आइडिया मिल गया कि व्यूअर्स इट्स, मतलब देखें कोई भी काम जब हम स्टार्ट करते हैं इट्स नॉट नेसेसरली ईजी, बट अगर थोड़ी सी मेहनत करें और फोकस करें तो चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से हो जाती हैं। सो बट घर वाले तो चलो, डायरेक्ट घर वाले तो सपोर्टिव थे, बाकी जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उन्होंने नहीं कुछ कहा? इतना मैटर नहीं करता। नहीं बट कहा उन्होंने कुछ कि नहीं? नहीं, डिपेंड करता है कि मतलब कहते हैं तो भी, मतलब पेरेंट्स देख लेते हैं तो इतना इशू नहीं होता। जब पेरेंट्स सपोर्टिव हों तो फिर बाकी का कोई मैटर नहीं करता। लोग क्या कहते अल्टीमेटली यही वाली बात आ जाती है ना कि अगर पेरेंट्स सपोर्टिव हों तो इंसान फिर किसी भी डायरेक्शन में चीज़ को लेके जा सकता है। आप ही हमारा हो गया काम डन? जी जी, बस मैं डिश आउट करने लगी हूँ। अच्छा जी चलें, आप ही भी अपना डिश आउट कर रही हैं। आज हम सारे ना अपनी ही स्पीड और पेस पे चल रहे हैं। अच्छा सो ये बताइए कि फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? जी की फ्यूचर प्लान देखें, जैसे कि मैंने मिस्टर पाकिस्तान मैन फिज़ीक का टाइटल अपने नाम कर लिया, जीत गया हूँ, तो आगे मेरे यही फ्यूचर प्लान है कि मैं अब इंटरनेशनल कम्पीट करूँगा पाकिस्तान को और अपने महकमे को आगे रख रिप्रेजेंट करते हुए मैं इंशाल्लाह वहाँ पे कम्पीट करूँगा। आगे मेरे फ्यूचर प्लान ये हैं इंशाल्लाह। व्हाट्स योर प्लान नाउ, क्या सोचा है? मेरा तो ये है कि जी लोगों को आर्कियोलॉजी, आर्टिफैक्ट्स, उनके हेरिटेज, अपने हेरिटेज से मुतारिफ़ कराएं और उनको कहीं के ऑन करें। सो आई एम क्रिएटिंग 2 प्राइवेट म्यूजियम्स राइट नाउ
हाँ, लेकिन स्कूल्स एंड कॉलेजेस में अगर जाके अवेयरनेस दोगे ना, एग्जैक्टली मैं उससे कर रहा हूँ actually ये respond, काम। हाँ। एग्जैक्टली मैंने तो मदरसों में भी जाके आर्कियोलॉजी के सेशंस करवाए, जो कि वो मदरसे के बच्चों के लिए बहुत नए था कि उनको हिस्ट्री आर्कियोलॉजी, क्योंकि हम अगर तारीख की बात करें तो हमारे पास आर्कियोलॉजी में आर्टिफैक्ट्स, इस्लामी आर्टिफैक्ट्स बहुत ज़्यादा है। हम अगर इस्लामिक मैन्युस्क्रिप्ट्स की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा है, तो इस चीज़ से उनको रोशनास करवाया। फिर कॉलेजेस में, स्कूल्स के अंदर, छोटी एकेडमीज़ में कि लोग इन चीज़ों को ऑन करें। और मेरा जो मकसद है वो ये है कि बहुत से लोग हैं जिनके पास प्राइवेट कलेक्शंस बहुत बड़ी बड़ी पड़ी हैं, तो वो एटलीस्ट उसको एक छोटा सा प्राइवेट म्यूजियम बना दे। वो असल में इसलिए नहीं बनाते ना, कुछ देखें Legal। लोग नॉर्मली अजायब घर नहीं जाते पाकिस्तान में, तो मतलब किसी के प्राइवेट म्यूजियम में कौन जाएगा, वही वाली बात सोच के लोग घबरा जाते हैं। लेकिन अब ट्रेंड बहुत चेंज हो गया 3 से 4 साल में, जब से हमारा सोशल मीडिया एक्टिव हो गया तो लोग ऑन करने लग गए हैं चीज़ों को, हेरिटेज को, हिस्ट्री को। अब आप देखिए अंदरून शहर लोग बहुत जाते हैं और तस्वीरें देखिए कितनी खूबसूरत होती हैं, फिर वायरल होती हैं। तो अब ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो रहा है 3 से 4 साल में। अब लोग हिस्ट्री को पसंद करते हैं, इन चीज़ों को बहुत पसंद करते मैं हैं। एक बात बताऊं, मेरा भी हिस्ट्री में इंटरेस्ट होता अगर हिस्ट्री के बारे में मज़े से बताया गया जाता। बताया जाए। हमें पाक स्टडीज़ जब हम पढ़ते हैं जिसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी दोनों इंक्लूडेड होती है, इतने बोरिंग और फिक्के अंदाज में बचपन में सिखाया गया, नहीं सीधी बात है। यू नो, अब अगर कोई आपको इंटरेस्टिंग अंदाज में हिस्ट्री के बारे में बताता है, चीज़ें दिखाता है, फिर अब हम कहते हैं कि उस ज़माने में फ़लाँ चीज़ें होती थी, अगर उस ज़माने की चीज़ें हम देख सकें डेफिनेटली, या एटलीस्ट उस तरह की हमारे पास 2-4 चीज़ें हाथ में आ जाए तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। अब जैसे बादशाही मस्जिद बनी है तो ये औरंगजेब आलमगीर का सिक्का है, 1 रुपया उस ज़माने का। सो बेसिकली उसकी जो वेजेस थी या जो उसकी तमीर में करेंसी इस्तेमाल हुई है तो वो ये हुई है। अब ये शाहजहाँ के अगर ताजमहल की बात करें तो वो इस सिक्के से बना, ठीक है। सो ये चीज़ें भी और देखिए इन लोगों की जनरेशन ने सिक्के कम ही देखे हैं, हाँ राइट, बिल्कुल। सो द फैक्ट इज इन लोगों के लिए फॉर दीज, अगर इंटरेस्टिंग अंदाज में अब लोग क्या करते हैं, वीडियोस दिखाने शुरू कर देते हैं, उससे ज्यादा है कि टैक्टाइल, मतलब इंसान देखे, टच करे, अंडरस्टैंड करे, एसेट है हमारे पास, बिल्कुल, और उसको सही तरीके से एलैबोरेट करें। सो यू बेसिकली आप इसी अपने मिशन को आगे लेके बढ़ना चाहते हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली। ओके, व्हाट अबाउट यू गाइस? हम लोग अब फर्दर स्टडी, दोनों का लहदा पूछना है। हाँ जी, ठीक। आप क्या करना चाहते हैं? मैं आगे फर्दर स्टडीज़ के लिए बाहर जाना चाहता हूँ। अल्टीमेटली क्या करना है? पढ़ाई तो देखो जिंदगी का एक उसके चीज़ है। बाद स्टडी करके कंप्लीट फिर अपना बिजनेस करना है। मैंने होटल फील्ड में, यानी कि अपना रेस्टोरेंट बनाना है इसी फील्ड में। सही। व्हाट अबाउट यू? मैं ये कि मैं आगे फर्दर स्टडीज़ करके मतलब कि गैस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड, उसके बाद अपनी मतलब बेकिंग में आगे फर्दर लेकर चलूँगी अपने आप को, कि मतलब इसी में फ्यूचर है कि लाइक मैं जॉब की तरफ रेफर करूँगी बेकिंग से रिलेटेड। तो और फिर अपनी बेकरी, मतलब अपनी बेकरी के लिए जैसे स्टार्ट करते हैं बेकिंग आइटम्स वगैरह, मतलब डिफरेंट क्यूजीन्स होंगी ना, तो उसके हिसाब से मैं पेटिस्ट्री में जाऊँगी। Wonderful. Well, best of luck to all of you. It was a pleasure having you on the show. Viewers, देखिए इतने यूनिक प्रोफेशंस, यूनिक पैशंस, हर इंसान, अब वो ज़माना, अब बार एक ही बात कहती हूँ, ज़माना बदल गया है, वही 4-6 चीज़ों से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। और वैसे भी अगर इंसान एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाता है, सेल्फ रिलायंस की तरफ जाता है, तो फिर आप किसी के ऊपर अपने फाइनेंसेस के लिए डिपेंडेंट नहीं होते। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। अपने आप को सेल्फ रिलायंट बनाएं, अपने बच्चों को सेल्फ रिलायंट बनाएं। जैसे कि उन बच्चों ने कहा कि हमारी फैमिली में सारे ही बिज़नेस से रिलेटेड है, तो हमने भी बिज़नेस की, बट हम अपनी किस्म की बिज़नेस करना चाहते थे। सो इट जस्ट डिपेंड्स हाउ यू मैनेज थिंग्स। और प्लीज़ व्यूअर्स, अपने बच्चों को अपने पैशंस को परस्यू करने दें। क्या पता वो अपने पैशन के थ्रू ही बहुत ज़्यादा कामयाब बन जाएं और किसी के लिए जॉब करने के बजाय हज़ारों लोगों को वो जॉब्स प्रोवाइड करें। जी आप ही? जी, कीमा भी तैयार है, हमारा रायता भी तैयार है और सैलेड भी तैयार है। वंडरफुल, थैंक यू सो मच आप ही। व्यूअर्स, यहाँ पे हम अपने प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे। आई होप कि आज का प्रोग्राम आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। अपनी फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमारा फेसबुक का पेज है मॉर्निंग एट होम, हमारे साथ अपने सेंटिमेंट शेयर कीजिएगा। और अगर आपके बच्चे या आपकी फैमिली में भी किसी के पास कोई यूनिक टैलेंट है या वो कोई यूनिक काम कर रहे हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।